नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ट्रेड में। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम और शरद दुबे जुड़ चुके हैं। भारतीय बाजार में आज की तस्वीर बुधवार की सुबह कैसी नजर आ रही है, विस्तार से आपको बताएंगे। विदेशी बाजार के संकेत, उसके बाद भारतीय बाजार के लिए रणनीति, क्योंकि इन दिनों हम देख रहे हैं काफी उठापटक के बीच भारतीय बाजार ट्रेड करते हुए एक दिन उम्मीद जगती है और दूसरे दिन बिकवाली का दबाव नजर आ जाता है। लेकिन इस सुबह अगर देखेंगे गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन 72 अंकों की मजबूती दिखा रहे हैं, 24,627। क्या ये तस्वीर ऐसी ही रहेगी जो भारतीय बाजार खुलेंगे? क्या इवेंचुअल इंपैक्ट यहां से आते हुए दिखेंगे, या फिर कल जो हमने कंसोलिडेशन बिकवाली का दबाव देखा वहां से आगे बढ़त होती हुई नजर आएगी? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और इनफैक्ट फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है, रिजल्ट सीजन अपने लास्ट लेग में है, तो क्या हुआ? आपके लिए ईटी नाउ स्वदेश पर लगातार बेहतरीन कंटेंट और रिसर्च का जमावड़ा लगा रहेगा। और इसी कड़ी में आज फेस्टिवल स्पेशल शो भी है और साथ ही नतीजों का रिपोर्ट कार्ड भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। दिन के दौरान हमारे साथ बने रहिएगा। 11 बजे स्पेशल शो ऑन रिपोर्ट्स, जो नतीजे आए उस पर, और साथ ही फेस्टिवल्स को लेकर 12:30 बजे पहली तिमाही के नतीजे कैसे रहे, एक रन अप आपके लिए होना चाहिए, किस तरह के नंबर्स आते हुए दिखे वो आपको बताएंगे। और त्योहारी बहार शेयर शानदार, ये काफी इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि इस शो को अगर देख लेंगे तो यहां से आने वाले 6 महीनों की तैयारी आपकी होती हुई नजर आएगी। लेकिन चलिए अब भारतीय बाजार की तरफ बढ़ते हैं और सीधा आपको बताते हैं इस वक्त के 4 बड़े ट्रिगर्स। इंपॉर्टेंट है ये जानना, क्योंकि इस वक्त विदेशी बाजार से काफी कुछ हो रहा है और उसके इम्प्लीकेशंस जो हैं वो इवेंचुअली डोमेस्टिक मार्केट्स में भी पड़ रहे हैं। डाउ जोन्स में बीती रात 483 अंकों के उछाल के साथ क्लोजिंग हमने देखी। नैस्डैक नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर और अच्छी खासी मजबूती। टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स में, टेक्नोलॉजी हैवी स्क्रिप्ट्स में मजबूती थी, जिसका एक इम्पैक्ट हम देख रहे थे। नैस्डैक टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स और वहां पर क्लियरली अच्छी मजबूती के बीच कामकाज। गिफ्ट निफ्टी में मजबूती के साथ इस वक्त ट्रेड और साथ ही एशियाई बाजार में निक्कई पर नए शिखर पर कामकाज होता हुआ, तो क्लियरली विदेशी बाजार से तस्वीर जो है अच्छी नजर आ रही है। गिफ्ट निफ्टी के इम्प्लाइड इंडिकेशंस बेहतर है, देखना होगा भारतीय बाजार पर इसका असर कितना पड़ता है। अपोलो हॉस्पिटल दमदार नतीजे कंपनी ने पोस्ट किए हैं। हॉस्पिटल हेल्थ केयर स्पेस पर लगातार फोकस है। आज बाजार खुलने पर इस स्टॉक पर भी नजर रखेंगे। और ओएनजीसी अनुमान के मुताबिक नंबर्स हैं। कच्चे तेल की चाल को मद्देनजर रखते हुए ऑयल मार्केटिंग, ऑयल रिफाइनिंग काउंटर्स पर भी लगातार हमारा फोकस है। पेटीएम पर ध्यान रखें, ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। पेटीएम ये वही स्टॉक है जो कि 1000 के पार कब जाएगा इसका इंतजार था, अब आ चुका है 1000 के पार। और लगातार न्यूज फ्लोज, डेवलपमेंट्स और ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स के चलते ये स्टॉक अब फोकस रेडार पर है। डीप ड्राइव रिसर्च इस पर भी लगातार ईटी नाउ स्वदेश की बनी हुई रहती है, इस पर भी नजर रहेगी बाजार खुलने के साथ। तो ये बड़े ट्रिगर्स जिसके इर्द गिर्द आज बाजार जो है वो ट्रेंड करता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, ऑफकोर्स देखें तो ग्लोबल क्यूज पे जो है पूरी नज़र है, क्योंकि अगस्त 15 को एक अहम मीट होने वाली है और सारे एसेट क्लासेस ले लीजिए इंक्लूडिंग इमर्जिंग मार्केट, सारे एसेट क्लासेस जो है फोकस इस मीटिंग पे करेंगे। ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो गया है। लेकिन कल रात एक अच्छा बूस्ट आ गया था अहेड ऑफ दिस मीट यूएस सीपीआई की डेटा को लेके। तो ओवरऑल क्या चर्चा चल रही है इन्फ्लेशन को लेके? बहुत सारे अनाउंसमेंट्स मानसी इन्फ्लेशन रिलेटेड आ रहे थे, जिस तरह वो डिक्टेट करेंगे आगे जाते हुए। और आई थिंक ट्रम्प ने भी कुछ कमेंट्री दी है फेड पे, आपत्तिजनक। डोनाल्ड ट्रम्प जाने जाते हैं इस तरह के कमेंट्स के लिए। लेकिन शरद सही कह रहे हैं आप। इनफैक्ट आई थिंक कि कल कॉशियस नजरिया डोमेस्टिक मार्केट्स में भी भारतीय बाजार में मार्केट पार्टिसिपेंट्स का ये सीपीआई के डेटा प्रिंट्स की वजह से ही था। यूएस के मार्केट्स में भी इन्फ्लेशन के डेटा, भारतीय बाजार में भी इन्फ्लेशन के डेटा, तो इससे पहले थोड़ा एहतियात बरत कर कॉशन प्रैक्टिस कर रहे थे मार्केट पार्टिसिपेंट्स। विदेशी बाजार की तस्वीर की इस वक्त अगर बात करें, हाँ, यूएस फेड को लेकर बयान एक के बाद एक आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से टैरिफ इम्प्लीकेशंस पर भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। लेकिन प्योरली अगर यूएस के मार्केट्स को अगर देखेंगे, बीती रात हमने देखा अच्छा एक्शन था वहां पर। डाउ जोन्स 483 अंकों की मजबूती के साथ 44,458 के लेवल्स पर क्लोज होता हुआ दिखा। टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स, जैसे मैं बता रही थी, वहां पर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स अब आते हुए नजर आए हैं। करीब 300 अंकों की मजबूती के साथ नैस्डैक में क्लोजिंग, और इसी तरह की मजबूती S&P 500 के चलते भी देखने को मिली। स्मॉल कैप शेयरों का इंडेक्स वहां पर जो है
इंडेक्स रसेल 2000 में करीब 3% की जोरदार तेजी देखने को मिली। छोटे मझौले स्टॉक्स जो हैं दमखम रखते हैं चाहे कोई भी बाजार है, और यही स्टॉक पिकिंग की कोशिश हमारी भी रहती है कि ऐसे कौन से मिड कैप स्मॉल कैप प्लेयर्स हैं जो कि लार्ज कैप्स में तब्दील हो सकते हैं। और इस तरह के ऑब्जर्वेशंस अगर रखेंगे तो आने वाले दिनों में निवेश जो है वो आपका बेहतरीन होगा, बिकॉज लार्ज कैप्स जो है वो काफी चल गया। स्मॉल कैप और मिड कैप में आपको ढूंढना है पार्टिसिपेंट्स, ऐसे कंटेंडर्स जो कि लार्ज कैप का खेमा जो है उसे पकड़ने का दमखम रखते हैं। इसी तरह की एक तस्वीर स्मॉल कैप इंडेक्स रसेल 2000 में भी देखने को मिली और वहां पर करीब 3% की तेजी, पॉइंट वाइज देखेंगे तो तेजी और बढ़ी नजर आएगी। सीपीआई डेटा प्रिंट्स जिसकी हम बात कर रहे थे, यूएस में सीपीआई महंगाई के आंकड़े जो है अनुमान से कम आते हुए दिखे। इनफैक्ट जुलाई सीपीआई की अगर बात करें सालाना आधार पर बढ़त रही, 2.7% का अनुमान था जिसके सामने 2.8% पर इनफैक्ट सीपीआई प्रिंट जो है 2.7%, अनुमान 2.8% का था। तो इन स्तरों पर आते हुए दिखे। अप्रैल 2025 की 2.3 के मुकाबले 0.4% ज्यादा ही आते हुए दिखे। अप्रैल 2025 में अगर आप देखेंगे क्लियरली ये डेटा पॉइंट्स, सितंबर की पॉलिसी में फेड दरों में कटौती की संभावनाएं 94% पर है। इंपॉर्टेंट है बिकॉज फेड मीट और फेड मीट से ठीक पहले किस तरह के एक्सपेक्टेशंस और फेड मीट के बाद आउटकम जो आ जाते हैं उसके बाद टेक ओवेज और कमेंट्री पर खासतौर से नजर रहती है, तो वहां से भी अनुमान आते हुए दिख रहे हैं। इन अनुमान पर भी फोकस रहेगा। 21 और 23 अगस्त को हालांकि यूएस फेड की जैक्सन होल की एक अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक का येट अनदर ग्लोबल इंडिकेटिव एक्शन, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन जिस पर हमें नजर रखनी चाहिए। और साथ साथ भारतीय बाजार के लिहाज से भी अगर आप देखेंगे नेगोशिएशन टेबल पर क्या कुछ हो रहा है, टैरिफ इंप्लीकेशंस पर अगर कुछ निकल कर आता है तो इस पर भी फोकस हम रखेंगे जरूर। लेकिन एशियाई बाजार की चाल एक बार देख लेते हैं। अच्छी मजबूती वहां पर देखने को मिली है। ऑन दी फेस ऑफ इट गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इंप्लाइड ओपन 75 अंकों की मजबूती दिखा रहे हैं। 24,630 के लेवल्स वहां पर नजर आएंगे। निकाई 6 दिनों की तेजी के साथ एक नया शिखर छूता हुआ करीब 550 अंकों की मजबूती वहां पर आप पाएंगे, तो वो भी अच्छा खासा एक्शन दिखा रहा है। और 2 दिन की नरमी के बाद कोरिया के बाजार ने भी मानो कमबैक किया है, वहां पर भी एक तेजी की चाल देखने को मिली है। बाजार के लिए अन्य संकेतों पर भी नजर होनी चाहिए। प्रेशियस मेटल, सेफ हेवन, सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने चांदी की चाल पर खास तौर से नजर रखें। कमोडिटी मार्केट्स में 9 बजे भी जब कमोडिटी मार्केट करेंसी खुलेंगे तब आपके सामने हम रखेंगे घरेलू बाजार में सोने चांदी की चाल और साथ ही रुपए का हाल क्या है। लेकिन विदेशी बाजार में $3,397 के आसपास सोना है। ब्रेंट क्रूड $86 के इर्द गिर्द ट्रेंड करता हुआ। यूएस 10 ईयर बॉन्ड डील 4.2%, डॉलर इंडेक्स जो है 98 के लेवल्स पर इस वक्त कामकाज करती हुई। ठीक ठाक संकेत कहे जाएंगे विदेशी बाजार की तरफ से। एटलीस्ट भारतीय बाजार को एक सपोर्ट, छोटा सा सपोर्ट जरूर मिला है खुलने से ठीक पहले। अब विदेशी बाजार किन संकेतों को लेकर अगर भारतीय बाजार चलेगा तो वेडनेसडे सेशन की शुरुआत ठीक ठाक होती है और अच्छी होती है, इनफैक्ट नजर आ सकती है। लेकिन अब पिछले सेशन को याद कर लेते हैं और पिछले सेशन को अगर याद कीजिएगा तो कल के सत्र में हमने देखा था कंसोलिडेशन, वॉलेटिलिटी, दिन की शुरुआत ठीक ठाक हुई लेकिन उसके बाद भारतीय बाजार मानो जूझते नजर आए। 24,500 के भी नीचे निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स डाउन। और वहीं बैंक निफ्टी और ब्रॉडर मार्केट्स में भी इसी तरह के वॉलेटाइल मूव्स नजर आए। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। जिस तरह के संकेत विदेशी बाजार से मिल रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी के इम्प्लाइड इंडिकेशन है, एक होप तो है एटलीस्ट कि भारतीय बाजार में आज शुरुआत अच्छी होती नजर आएगी। लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखा है कि अच्छी शुरुआत के बाद वापस से फिसल जाते हैं मार्केट्स या एक हद तक संभलने की बेहद कोशिश भी करते हैं लेकिन नाकामयाबी हाथ लगती है। और लगातार एफआईएस की सेलिंग तो जारी है, मानो कमबैक जैसे आप ही कहते हैं कि एफआईएस एक अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, सही मायने में अपॉर्चुनिटी मिस ही कर रहे हैं इस वक्त। मानसी, मतलब ठीक है, ये 70-80 अंक ऊपर ये गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं बिल्कुल उससे 100% एग्री करूंगा कि ये टिके तब तो दिक्कत ये है। अब कल भी ऐसा लगा कि नहीं, बाजार ने थोड़ी चीज़ों को दरकिनार किया है, टेंशन को भूलते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। हमने 24,700 के लेवल देखे, लेकिन फिर हुआ क्या? हुआ ये कि हमने जो क्लोजिंग दी 24,500 के भी नीचे देखी। तो जो क्रूशियल जो ईएमएज हैं, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, आप देखिए 100 डे का जो ईएमए है वो है 24,588, 24,600 के आसपास मान लीजिए। उसके तो नीचे आ गए और ये ट्रेंड हम लगातार देख रहे हैं कि 100 डे ईएमए को पार नहीं कर पा रहा है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो, बाकी एफआईज की बात करें, एफआईज मतलब उनकी शॉर्ट्स कवरिंग हो ही नहीं रही है।
उम्मीद बन के रह गई है। और शॉर्ट कवरिंग नहीं होने से आप ये देखिए कि अगस्त में अब तक जो उनकी सेलिंग है वो बढ़ के हो गई है 18,620 करोड़ रुपए की एफआईज की। डीआईज लगातार सपोर्ट कर रहे हैं और डीआईज ने कल भी बाइंग अच्छी खासी की है, लेकिन एफआईज की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा निराशा होगी। ये बीच में एक दिन जो हरा निशान जो दिख रहा है ना, ये तो भारतीय एयरटेल के ब्लॉक डील के चलते आया था। एक और आंकड़ा हम कह रहे थे कि 8.5% के आसपास एफआईज की जो लॉन्ग होल्डिंग है इंडेक्स फ्यूचर में आके वो स्टेबल हो गई है, क्या यहां से बढ़ेगी? लेकिन बढ़ी नहीं। चिंता की बात यह है कि और कम हो गई है, 8% के भी नीचे चली गई है। और ये मार्च 2023 के बाद ये सबसे निचले स्तर पर, यानी कि 2.5 साल के निचले स्तर पर है। मुझे तो याद नहीं, मतलब क्लियरली अगर मैं याद करने की कोशिश करूं तो मुझे याद नहीं है कि इतनी कम थी। डेटा चेक करने पता चला कि नहीं, मार्च 2023 के बाद ये सबसे निचले स्तर पर है। तो चिंता की बात मानसी ये है। और एफआईज बिल्कुल वेट इन वॉच के मूड में है। एफआईज के लिए सिर्फ भारतीय बाजार ही नहीं है मानसी, आप देखिए अगर चाइना को लेकर ट्रंप थोड़ा कम हमलावर हैं, जो कि हाल फिलहाल दिखा भी है। भारत को लेकर उनकी तलखी है। चाइनीज इकोनॉमी मान लीजिए थोड़ी सी रिकवर करती है, यहां से मजबूत होती है, तो एफआईज के लिए तो वहां भी गुंजाइश है ना, वो तो वहां भी पैसे डालेंगे। भारतीय बाजार में फिर क्यों आएंगे? क्योंकि यहां पर देखिए हमने अर्निंग का सपोर्ट देखा नहीं है। आज एक अच्छा ट्रिगर जरूर है कि आपकी जो रिटेल महंगाई दर है वो गिर के आ गई है 8 साल के निचले स्तर पर, 2017 के लेवल पर आ गई है। 1.46% थी उस वक्त और अभी हम देख रहे हैं कि 1.55% है। लेकिन ये तो 9 महीने से गिर रही है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। कोर इन्फ्लेशन अगर आप देखेंगे तो वो भी गिरी है 4.4% से गिरकर जून के अब जुलाई में आ गई है 4.1%। आरबीआई का जो कह सकते हैं कि जो टॉलरेंस रेंज है 4% के आसपास का, उसके आसपास ही है। लेकिन ये कोई खास मतलब एक्साइट करने वाली चीज नहीं है एफआईज के फ्रंट पर, क्योंकि लगातार 9 महीने से हम गिरावट का ही ट्रेंड देख रहे हैं। अर्निंग्स थोड़ी मिसिंग है। मैक्रोज आपके मतलब सपोर्टिव हैं, लेकिन वो एफआईज उसको देख ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल ही वो नजरअंदाज हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि इंडेक्स फ्यूचर की जो लॉन्ग होल्डिंग 10% के नीचे लगातार बनी हुई है, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं आ रही है। और इतना लंबा दौर कि जब 10% से नीचे लगातार टिका हो एफआईज का लॉन्ग इंडेक्स फ्यूचर में, हमने रेयर देखा है। 20% भी हम मानते हैं कि 20% भी कम होता है, वहां से ऊपर बढ़नी चाहिए, लेकिन ये 8% के भी नीचे, ये थोड़ी सी चिंता की बात जरूर है। और अगर एफआईज अगर शॉर्ट कवरिंग नहीं करते हैं, कब करेंगे? जब करेंगे तब करेंगे, तब देखा जाएगा। वो तभी करेंगे जब यहां पर ना टैरिफ को लेकर अनिश्चितताएं थोड़ी कम हो जाएंगी, ट्रंप थोड़े कम हमलावर हो जाएंगे, भारत और रूस के जो रिश्ते हैं उसको लेकर वो नेगेटिव बयान नहीं देंगे, जो उन्होंने बोला था कि मैं इस पर पेनल्टी भी लगाऊंगा। अब देखते हैं कि ये 15 अगस्त की जो बैठक होने वाली है, बहुत ही क्रूशियल ये बैठक है। अलास्का में दोनों लीडर मिलेंगे। क्या यूक्रेन के साथ रूस की युद्ध विराम को लेकर कोई सहमति बनेगी? इस पर बाजारों की बड़ी करीब से नजर होगी। अगर ये हो जाता है मान लीजिए, तो कह सकते हैं कि भारत के पॉइंट को ट्रंप थोड़ा भूलने की कोशिश करेंगे। देखिए दोनों बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, अमेरिका भारत दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि रिश्ते अपने खराब करना चाहेंगे। अब ये ट्रंप के मन को पढ़ पाना, उनकी चीजों का अंदाजा लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। हम तो कह ये भी रहे हैं कि वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी भी मार रहे हैं, लेकिन वहां के स्टॉक मार्केट को आप देखिए, वो तो लगातार रिकॉर्ड हाइस पर हैं। भारतीय बाजार उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, निके रिकॉर्ड हाइस पर हैं। तो दुनिया भर के कई से सारे बाजार आपको देखेंगे कि नई ऊंचाई पर जाकर कारोबार कर रहे हैं। भारतीय बाजारों का पेन अलग है, अर्निंग से सपोर्ट मिला नहीं, और ये टैरिफ को लेकर अनिश्चितता, मैं टैरिफ से बड़ी टैरिफ की अनिश्चितता को मानता हूं कि यह भारतीय बाजारों को ज्यादा परेशान कर रहा है। डीआईज का सपोर्ट तो है। डीआईज देखिए 70% इनकी लॉन्ग होल्डिंग है। शॉर्ट की बात करें 30% से भी कम की शॉर्ट है। और अगस्त में अब तक इन्होंने 46,275 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। लगातार हम देख रहे हैं कि एफआईज तो बेच रहे हैं, लेकिन डीआईज की तरफ से बाइंग हो रही है। और पिछले महीने 60,000 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग थी जुलाई में। अगर मई की बात करें, जून की बात करें, 72,000 करोड़ रुपए की बाइंग थी। तो डीआई सपोर्ट दे रहे हैं। एफआईज मिसिंग है, देखते हैं कि एफआईज कब आते हैं। अपॉर्चुनिटी मिस हमें लग तो रहा है, लेकिन अब एफआईज वेट एंड वॉच के मूड में है। चीजें जब तक क्लियर नहीं होती यहां पर, तब तक शायद लगता नहीं कि उनका मन बदलेगा, और इन चीजों को हम रिवर्स होते हुए देखेंगे। थोड़ी बहुत हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग आ जाए तो थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, अदरवाइज ट्रेंड काफी नेगेटिव एफआईज की तरफ से लगातार बना हुआ है। अभिषेक, एफआईज की बात कर ही रहे थे ट्रेड अनसर्टेनिटी की, लेकिन एक बहुत बड़ी न्यूज़ फ्लो आ रही है। देखिए अगले महीने उंगा
सत्र के लिए जो है पीएम मोदी जा सकते हैं यूएस। पीटीआई के हवाले ये खबर आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और अगस्त 15 की जो डेवलपमेंट है उसके पहले ये जो है न्यूज़ फ्लो देखने मिल रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या नया ट्विस्ट रहेगा, क्या बातचीत होगी, क्या सुलह होगी और क्या ट्रेड नेगोशिएशंस होगा, क्या भारत क्या यूएस को देगा, यूएस क्या भारत को देगा, उस पर भी पूरे सवाल उठेंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो आ रही है जिस पे हमारी नज़र है। पीएम मोदी उनका सत्र के लिए न्यूयॉर्क जा सकते हैं अगले महीने, और अगर अगले महीने जाएंगे तो शायद ट्रंप के साथ भी मीटिंग हो सकती है। ये एक्चुअली अनाउंस नहीं किया गया लेकिन मानना है। उनका मतलब है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, तो ये एक इम्पॉर्टेंट ग्लोबल अथॉरिटी है जहाँ पे सारे देश जो है जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ज़रूर है, इस पे हम ज़रूर और थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको लेके आते रहेंगे। एजेंसी से खबर आ रही है। लेकिन अभिषेक, सवाल वापस वही पूछ रहा हूँ जो पिछले 6 हफ्ते से एक्चुअली पूछ रहा हूँ आपसे कि एक छोटे रेंज में वापस आज निफ्टी फंस सकता है। देखिए, पॉजिटिव अपमूव तो देखने मिल सकता है इनिशियली, लेकिन फिर क्या वापस से अपने गेंस लूज़ कर जाता है? बिकॉज 2 या 3 सेशन में यही देखने मिल रहा है, जैसे लग रहा है कि मैं एक टाइम लूप में फंस गया हूँ। लेकिन यही है, बाजार ऐसा ही है। तो बताएं कि आज का भी टाइम लूप वही रहने वाला है या कुछ चेंजेस होगा? शरद, बड़ा मुश्किल है। देखिए, रोज रोज एक ही चीज पे बात करना ना, ये वाकई मुश्किल है। अब ये लेवल भी थोड़े मोड़े चेंज होते हैं। हम लगातार निफ्टी को कंसोलिडेशन में देख रहे हैं। करीब 6 हफ्ते की गिरावट तो हो चुकी है लगातार। और ये अब सवाल ये है कि चीज़ें बदलेंगी कब, परिस्थितियां चेंज कब होगी। हम रोज टैरिफ की बात करते हैं, हम रोज ट्रंप की बात करते हैं, ट्रंप क्या करेंगे उसका अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए, एक चीज क्लियर है, कल हमने भी साफ साफ कहा था, मैं कहता हूं कि जो अगर रिटेल ट्रेडर हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा खतरे पसंद नहीं है बाजार के, आप उतार चढ़ाव से डरते हैं, आप वोलेटिलिटी झेल नहीं सकते हैं, तो आप इंडेक्स से दूर रहिए। ये एक अच्छी रणनीति है। पैसे बने ना बने, पैसे आपके लूज नहीं होने चाहिए, क्योंकि बाजार इंट्राडे में बहुत वोलेटाइल हो रहा है। आप तेजी के सौदे लेते हैं, शुरुआत में बाजार नीचे चला जाता है, नीचे जाके आप सोचते हैं कि बाइंग कर लेते हैं, बाजार फिर ऊपर चला जाता है। तो इस वोलेटिलिटी को झेल पाना ना, ये आम लोगों की वश की बात नहीं है। कल का सत्र देखिए, परफेक्ट एग्जाम्पल है। 24,700 भी हमने देखा, 24,500 के नीचे की क्लोजिंग देखी ऊपरी स्तरों से, और वहीं से हमने रिकवरी भी देखी थी लोअर लेवल से शुरुआत में। तो मामला यह है कि पोजीशन या तो आप बिल्कुल लाइट रखें या दूर रहें, और छोटे छोटे प्रॉफिट्स के लिए आप ट्रेड करें, ये बिल्कुल क्लियर है। आपको अगर लगता है कि निफ्टी में 100-150 पॉइंट मिल गए, निफ्टी बैंक में 200-250 पॉइंट अगर मिल गए, बहुत है। ज्यादा की लालच ना करें, यह बाजार लालच करने वाला नहीं है, इसमें आप फंसेंगे। और मैं तो कहता हूं स्टॉक्स में भी अपने ना वो टारगेट आप सेट करके रखिए। अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हैं किसी शेयर में, मेरा मानना है कि अगर 10% आपको बना के वो दे रहा है ना, आप संतुष्ट हो जाइए, अपने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर लीजिए, शेयर को चलने दीजिए। आप अपने अप्रोच को बाजार में डिफाइन कर लीजिए कि मुझे कितने पैसे चाहिए, और ये वो बाजार नहीं है जो कि एक तरफा आपको मूव देता रहेगा, नहीं देगा। स्टॉक्स भी देखिए, अब ऐसा नहीं कि इंडेक्स अलग है और स्टॉक्स बिल्कुल अलग हैं। स्टॉक से ही तो इंडेक्स बनता है। ये बात सच है कि अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक रहते हैं तो फिर आपको ना मौके खोजने में थोड़ी आसानी हो जाती है, और खबरों के दम पर, रिजल्ट्स के दम पर वो मौके बाजार में बने हैं। लेकिन अब तो रिजल्ट सीजन भी ऑलमोस्ट ओवर हो गया। अब बिल्कुल हम स्टॉक स्पेसिफिक बाजार में हो जाएंगे और अगले ट्रिगर का वेट करेंगे कि 27 अगस्त से पहले भारत और अमेरिका के बीच में डील होती है या नहीं होती है। यूक्रेन और रूस 15 अगस्त की बैठक के बाद युद्ध विराम को लेकर सहमत होते हैं या नहीं होते हैं, क्या होता है, ये तमाम अनिश्चितताएं हैं, और ये भविष्य के गर्भ में हमें अभी कुछ नहीं पता है। तो आप बिल्कुल वर्तमान में जीते हुए इंट्राडे में ही आप अपनी पोजीशन को रखिए, ओवरनाइट ना ले जाएं तो वो बेहतर है। कल के सत्र की बात करें, आईटी, फार्मा, ऑटो, ऑयल एंड गैस ने बाजार को सपोर्ट देने का काम किया है, लेकिन क्या आईटी पर आप विश्वास कर सकते हैं? नहीं। क्या फार्मा पर यकीन करके कह सकते हैं कि ये चलता रहेगा? आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दोनों का ग्लोबल लिंकेज है। ऑटो में थोड़े वैल्यूएशन थोड़े सस्ते हैं, तो वहां पर हम बाइंग देख रहे हैं, आगे फेस्टिवल खड़ा है, उसके चलते हम तेजी देख रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। बैंकिंग में भी क्रैक आते हुए हम देख रहे हैं शरद। तो ये दिक्कत है। आज की बात करें, 24,400 मान लीजिए निफ्टी के लिए अच्छे सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। 24,700 जो कल के हाइज भी हैं, वो बाजार के लिए एक रेजिस्टेंस का लेवल है।
गिरावट पर खरीदारी करनी है, ये स्टांस आज का है। 24,400 से लेकर 24,450 के रेंज में अगर निफ्टी मिल जाए तो आप बाय कीजिए। 100-150 पॉइंट अगर आपको मिल जाते हैं वहां से, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप वहां से ट्रेड से निकलने की भी कोशिश कीजिए। 24,800 के ऊपर जाकर ट्रेंड पॉजिटिव होगा, और पुख्ता कब होगा कि बाजार अब बेयर्स की गिरफ्त से निकल चुका है, यह पुख्ता होगा 25,000 के ऊपर। इंट्राडे में छोटे छोटे प्रॉफिट लीजिए, और छोटे प्रॉफिट्स के लिए ही ट्रेड करने में बाजार में समझदारी है। बहुत दूर का ना तो हमें दिखाई दे रहा है, ना बहुत दूर का लेकर हम गाइड करेंगे। और जो हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ रहे हैं ना, उनका भी यही कहना है कि जब तक टैरिफ को लेकर अनिश्चितताएं हैं, बाजार में ये परेशानी रहेगी, बाजार ये कंसोलिडेशन वाले जोन में रहेगा। जब तक कुछ अग्रीमेंट भारत और अमेरिका के बीच में नहीं बन जाती है, जब तक ट्रंप का बयान भारत के प्रति सॉफ्ट नहीं हो जाता है, तब तक बाजार हम देखेंगे कि इसी तरह की चाल दिखाता रहेगा। ये मैक्रोज वगैरह कुछ अच्छे डेटा, अमेरिका से अच्छे संकेत वो आते रहेंगे, लेकिन बाजार उनको कंप्लीटली हम कह रहे हैं कि अब्सॉर्ब कर रहा है, उनको खारिज भी कर रहा है, उनको तवज्जो दे नहीं रहा है। मैक्रो डेटा है, माइक्रो डेटा भी है, लेकिन मानो भारतीय बाजार इस वक्त इन किसी भी ट्रिगर पॉइंट्स को इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे। और इवेंट्स एंड ट्रिगर्स की अगर बात हो रही है, आज के सत्र के लिए भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जो है सिंगापुर डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर से मिलने वाले हैं इंडिया सिंगापुर मिनिस्टेरियल राउंड टेबल में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। इसके अलावा गवर्नमेंट आज ट्रेड डेटा भी रिलीज करने वाली है। इंडिया ट्रेड डेफिसिट की एस्टिमेशन है $20.3 बिलियन की, तो इस पर भी नजर रखेंगे। लेकिन निफ्टी के साथ साथ अभिषेक, बैंक निफ्टी की तस्वीर भी अगर देखें, वहां पर भी कल के सत्र में हमने बिकवाली का दबाव तो देखा ही था। एक रेंज में फंसा हुआ डाउन ट्रेंड्स नजर आ रहे थे, और लिटरली अगर आप देखेंगे 54,800 से लेकर 56,000 ये एक रेंज हो चुकी है। 56,000 भी काफी लंबी रेंज हो गई, 55,500 तक जाके वापस आ जाता है। और कल के सत्र में दिन के निचले स्तरों पर ही क्लोजिंग हमने देखी बैंक निफ्टी की। मानसी, निफ्टी बैंक ने भी देखिए कॉन्फिडेंस को शेक करने का काम किया है, और तेजी गुम सी हो गई है। जो तेजी बन भी रही है वो पूरी तरह से फिजल आउट हो रही है। कर हमने देखा कि 55,500 के स्तर के बाद जो क्लोजिंग हुई है वो 55,000 के बेहद करीब जाके हुई है। आज हो सकता है कि आपको ये गैप के साथ ओपन हो, 200-250 पॉइंट आपको निफ्टी बैंक ऊपर दिखे, लेकिन दिक्कत ये मानसी ना कि सस्टेन नहीं कर रहा है। सस्टेनेबिलिटी वाला इशू है। 55,000 का एक बढ़िया सपोर्ट था, बाजार ने उसको भी रेस्पेक्ट किया नहीं। हमने देखा भी कि उसके नीचे कल भी गोता लगाया, लास्ट वीक भी हमने देखा था कि उसके नीचे जाके ऊपर आया था। हाँ, ऊपर आ रहा है, लेकिन कन्विक्शन बाजार में बढ़ नहीं पा रहा है, और ये जो तेजी जो नहीं टिक रही है निफ्टी बैंक की, ये चिंता में डाल रही है। कल के सत्र में आप देखिए निफ्टी के 12 में से 10 शेयर कमजोरी के साथ बंद हुए। बंधन बैंक में तेजी रही, पीएनबी बहुत ही हल्के से गेंस के साथ किसी तरह से बहुत मुश्किल हरे निशान में टिका, अदरवाइज बाकी शेयर कमजोर रहे। एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक 1% से ज्यादा कमजोर रहे। दोनों का वेटेज की हम रोज बातचीत करते हैं, दर्शक भी सुन के थक गए होंगे कि अच्छा रोज एक ही बात क्यों करते हैं, लेकिन ये मुद्दा है। 53% का वेटेज रखते हैं दोनों के दोनों शेयर, और अगर ये दोनों 1% से ज्यादा अगर गिर जाए तो आप निफ्टी बैंक को आप कैसे चढ़ाएंगे, कैसे रिकवरी आएगी? नहीं आएगी फिर वो। लेकिन महंगाई दर में जो गिरावट है, ये एक सेंटिमेंटली कह सकते हैं कि पॉजिटिव खबर है। महंगाई का गिरना बैंकिंग स्टॉक्स के लिए ये पॉजिटिव चीज होती है। लेकिन क्या मैक्रोज को भारतीय बाजार रेस्पेक्ट कर रहे हैं? क्या उस पर कोई रिएक्शन खास आ रहा है? शायद नहीं। तो ये एक दिक्कत की चीज जरूर है। देखते हैं कि आज क्या होता है, लेकिन थोड़ा माहौल आज ठीक है। देखिए, ट्रंप की तरफ से कोई नेगेटिव बयान नहीं आना भी ना एक पॉजिटिव चीज होती है। ट्रंप ने अगर मान लीजिए थोड़े चुप भी रहे, अपने जुबान पर कंट्रोल रखें अगर, तो ठीक है। भारत को लेकर अभी 2-3 दिन से उन्होंने कुछ कहा नहीं है, तो एक चीज ठीक है। 54,900 पर मेरा मानना है कि निफ्टी बैंक को एक सपोर्ट है नियर टर्म में। 55,500 के स्तर पर रेजिस्टेंस है। 55,000 के आसपास अगर खुले अगर निफ्टी बैंक, तो मेरा मानना है कि आप खरीदारी कीजिए। 250-300-400 पॉइंट के आपको अगर मिल जाए इसमें गेंस, तो आप के लिए ट्रेड का मौका बनेगा। ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव हो गया है, क्योंकि हम तो वो देख रहे हैं कि हम गिरे कहां से? हम गिरे हैं 57,200 के लेवल से लगातार, और 2,200 पॉइंट निफ्टी बैंक में साफ हो गया है। तो ये जो हायर लेवल पर जो नहीं टिक पा रहा बाजार में, इसके पीछे की वजह यह है कि अनिश्चितता बहुत ज्यादा है मार्केट में, और ये अनिश्चितता जब तक खत्म नहीं होगी तब तक निफ्टी हो, निफ्टी बैंक हो, आप देखेंगे कि एक तरफा मूव आएंगे नहीं। क्योंकि ट्रंप, टैरिफ, टेंशन, ये जो तनाव है, ये तमाम चीजें ना ये परेशान कर रही हैं और आगे परेशान करेंगी।
एक दिन की चाल से, 2 दिन की चाल से अब बाजार में कोई अंदाजा नहीं लगा सकते कि बाजार का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि डायरेक्शन तो आना है इवेंट से, और वो इवेंट्स के बारे में किसी को पता नहीं है। 50% टैरिफ लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, 25% के एडिशनल टैरिफ 27 अगस्त से लगनी, वो लगेगा नहीं लगेगा पता नहीं। अगर लगता है, मान लीजिए अगर वही फाइनल हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा हमारे एक्सपोर्ट को अब यहां से ज्यादा डेंट करेगा, लेकिन वो नेगेटिव चीज तो जरूर होगी। वो ये दिखाएगा कि नहीं भारत अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो भी काफी तल्ख हो रहे हैं और थोड़े नेगेटिव होने की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये यूएनजीए में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ट्रंप का संबोधन है 23 सितंबर को। खबर आ रही है पीटीआई के हवाले से कि पीएम मोदी जा रहे हैं। देखते हैं कि मुलाकात होती या नहीं होती है। अगर मुलाकात अगर हुई वहां पर उस इवेंट के बाहर, अगर द्विपक्षीय वार्ता हुई अगर भारत ट्रंप और मोदी की, तब तो शायद मान के चले कि चीजें थोड़ी ठीक होती दिख सकती हैं। अगर नहीं होती है, तनातनी बनी रहती है, तो फिर मामला थोड़ा नेगेटिव होगा। लेकिन उसके पहले 27 अगस्त ये एक इंपॉर्टेंट डेडलाइन जरूर हो, तो छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए बाजार में ट्रेड करने की सलाह है। टेंशन बनी हुई है, अनिश्चितता के बादल अभी छटे नहीं है, बिल्कुल तलवार लटकी हुई है। चलिए, अनिश्चितताएं हैं और अभी भी अनिश्चितताएं तो रहेंगी। ग्लोबल अनिश्चितताएं हैं और भारतीय बाजार में भी डायरेक्शन मिसिंग नहीं है। इवेंट्स आ रहे हैं, नतीजों का सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका, लेकिन बाजार वो डायरेक्शन नहीं देख पा रहे हैं, या कोई बाजार पर्टिकुलर ट्रिगर के चलते आगे नहीं बढ़ पा रहे इस वक्त, और एफआईएस का कन्विक्शन अब भी मिसिंग है। लेकिन चलिए, आज की पारी कैसी रह सकती है, भारतीय बाजार में आज संकेत कैसे है और आपकी रणनीति आज के सत्र के लिए क्या होनी चाहिए, इस पर अब फोकस करते हैं। हमारे साथ हमारे मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। शरण लिलाने हमारे साथ। 24,487 यानी कि शरण 24,500 के नीचे क्लोज हुए हैं कल हम, और बैंक निफ्टी में भी इसी तरह के वॉलेटाइल मूव्स हमने देखे हैं। आज के सत्र के लिए गिफ्ट निफ्टी की तरफ से जो इम्प्लाइड इंडिकेशन है शरण, क्या इस पर भरोसा करना चाहिए? गुड मॉर्निंग मानसी, गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग शरद। कल के डेट में ही क्लोजिंग में मैंने बोला था जिस हिसाब से वॉल्यूम दिख रहा है निफ्टी में, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो गैप अप ओपनिंग हो सकती है निफ्टी में। और गिफ्ट निफ्टी डेफिनेटली ग्लोबल क्यूज को ज़्यादा डिस्काउंट कर रहा है, तो आप गैप अप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल भी एक अच्छे मूव के बाद 24,700 पे रिजेक्शन आया, डे लो पे बंद हुआ। मार्केट में अभी बहुत शॉर्ट पोजीशंस है, आई थिंक एक्सेसिव शॉर्ट पोजीशंस है। अगर आप गैप अप और मार्केट ऊपर जाते हुए देख सकते हैं तो बहुत एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली आप देख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है जिस हिसाब से ओपनिंग इंडिकेट कर रहा है, आज आपको 24,700 के लेवल्स भी निफ्टी में दिखा सकता है, जो करीबन यहाँ से 200 पॉइंट्स ऊपर है। तो मेरी तो राय आज रहेगी पॉजिटिव साइड पे रही है। और बैंक निफ्टी, और अगर लेवल्स की बात करें, छोटा सा रेजिस्टेंस है 24,700 पे, और सपोर्ट की बात करें तो लास्ट वीक का लो ही मेरे हिसाब से सपोर्ट होना चाहिए निफ्टी में, जो है 24,350। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो कल का लो ही होना चाहिए, जो आसपास है 24,450 के लेवल्स के आसपास। और जिस हिसाब से इंडिकेशन है, मुझे लग रहा है अच्छी खासी आज शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। और एक बार अगर निफ्टी 24,700 के लेवल्स पार कर ले तो आप फास्ट 24,800 और इवन 25,000 के लेवल देख सकते हैं। डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मीटिंग है 15 को, वो भी मार्केट डिस्काउंट करने को स्टार्ट करेगा, कल एक्सपायरी भी है, तो बहुत एक वॉलेटाइल मूव हो सकते हैं मार्केट में। तो मैं बोलूँगा थोड़ी लाइट पोजीशन बनावे, बट स्पेसिफिकली फॉर टुडे मेरे को लग रहा है मार्केट अच्छी खासी आपको एक शॉर्ट कवरिंग रैली दिखा सकता है। बैंक निफ्टी डेफिनेटली थोड़ा वीक लग रहा है। बैंक निफ्टी के लीडर्स HDFC, ICICI चार्ट्स पे भी थोड़े वीक लग रहे हैं, तो बैंक निफ्टी में मुझे ज़्यादा मूव नहीं दिख रही है। एक रेंज बाउंड हो गया 55,000 और 56,000 के बीच में, एक रेंज बाउंड मेरे को लगता है बैंक निफ्टी मूव देख सकता है। पर आज मेरे को लगता है बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी मूव आएगी। बैंक निफ्टी में नेक्स्ट मूव मेरे हिसाब से 55,500 के ऊपर ही आएगी, जो बैंक निफ्टी को 56,000 के लेवल पे ले जा सकता है। मगर डेफिनेटली आज के लिए मैं बोलूँगा ज़्यादा निफ्टी पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, बैंक निफ्टी एक रेंज बाउंड लेवल में ही ट्रेड कर सकता है। बिल्कुल। अब शरण, ज़रा अपने टेक्निकल पिक्स बताएं। ऑफ कोर्स यहाँ पे सेक्टरल चर्न भी कहीं कहीं देखने मिल रहे हैं, लेकिन कुछ तो होगा फेस्टिव सीजन में डोमेस्टिक फेसिंग में जहाँ पे आपके स्पेशलिटी है, आप पिक करते हैं। डेफिनेटली शरद, मेरा पहला पिक आज का एक्चुअली मारुति है। मुझे लग रहा है आने वाले समय में कंपनी, मुझे लग रहा है 2 से 3 लॉन्चेस भी कर सकते हैं। फेस्टिव सीजन आ रहा है, काफ़ी टाइम से इनके न्यू लॉन्च भी नहीं आए। कल के डेट में बहुत अच्छा मूव देखने मिला था, तो आप मारुति में एक बार लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 12,840 करंट प्राइस है, स्टॉप लॉस रहेगा 12,540 और डेली क्लोजिंग बेसिस आप टारगेट 13,140 से 13,440 के लेवल देख सकते हैं।
काफ़ी अच्छा लग रहा है चार्ट पे। मुझे लग रहा है मारुति में आने वाले समय में आप और अपसाइड देख सकते हैं। सेकंड मेरा पिक रहेगा डी-मार्ट। अच्छे लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, सारे ही मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटली भी अच्छे न्यूज़ आए हैं, अपने स्टोर्स को ऑलमोस्ट 50% एडिशनल स्टोर्स डाल रहे हैं। टेक्निकली भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप डी-मार्ट में एक लॉन्ग पोजीशन बनाई है। स्टॉप लॉस रहेगा 4150 ऑन और डेली क्लोजिंग बेसिस। टारगेट रहेगा 4350 एंड 4450। मेरा थर्ड और लास्ट पिक है BEL। शॉर्ट पोजीशन की राय रहेगी, एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना रहा है और ज़्यादा करके जिस हिसाब से ग्लोबल न्यूज़ है, मुझे लग रहा है पीस के टूवर्ड्स ज़्यादा है, ना ही के वॉर के टूवर्ड्स। तो जियोपॉलिटिकल रिस्क भी कम हो जाएगा। डिफेंस में आप थोड़ी बहुत और सेलिंग देख सकते हैं। तो आप BEL में एक शॉर्ट पोजीशन की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं ऑगस्ट फ्यूचर में। शॉर्ट कीजिए करंट प्राइस पे। स्टॉप लॉस रहेगा 395, टारगेट रहेगा 365 और 350 के लेवल्स के लिए ऑगस्ट फ्यूचर्स पे। चलिए, तो बिल्कुल एक स्ट्रैटेजी खरीदारी की तरफ और एक स्ट्रैटेजी बिकवाली की तरफ। BEL में बिकवाली की रणनीति, एवेन्यू सुपरमार्ट्स में खरीदारी का मौका और इनफैक्ट ऑटोमोबाइल प्लेयर्स पर भी शरण लाने का अब यहाँ पर फोकस। ऑटो सेक्टर की रफ्तार जो है अच्छी नज़र आ भी रही है और यहाँ से आगे फेस्टिवल सीजन के चलते हम देखेंगे ऑटो क्षेत्र में और ज़्यादा रनअप देखने को मिलेगा। और मारुति सुजुकी 13,440 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। 4,350 पहला लक्ष्य एवेन्यू सुपरमार्ट के लिए, 4,450 दूसरा लक्ष्य एवेन्यू सुपरमार्ट्स के लिए। कल के सत्र में हमने अच्छी मजबूती में क्लोजिंग देखी। 4150 का स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल ना भूलें। और सेल स्ट्रैटेजी BEL फ्यूचर्स में 350 तक के नीचे लुढ़क सकता है, इसी के चलते बिकवाली का दबाव यहाँ पर फर्दर आगे एस्केलेट होता हुआ दिख सकता है। 2 कॉल्स खरीदारी की और 1 कॉल बिकवाली की इस वक्त शरण की तरफ से। बाजार खुलने से पहले ट्रेडिंग आइडियाज और शरण के साथ साथ अन्य टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो जुड़ेंगे उनसे भी हम ट्रेडिंग आइडियाज लेते रहेंगे। लेकिन ट्रेडिंग आइडियाज के साथ साथ खबरें भी ढेर सारी है और एक्सचेंजेस पर जो खबरें आती है उनमें से इंपॉर्टेंट सेट ऑफ न्यूज़ फ्लोज आपके लिए जानना ज़रूरी है और ये खबरों वाले शेयर्स शरद हमें बताते हैं। शरद, वैसे एक्सचेंजेस पर खबरों की अगर बात करें, न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं, लेकिन न्यूज़ फ्लोज से भी ज़्यादा रिजल्ट बैक्ड एक्शन, कैश की अब भी लिस्ट है जिसके नंबर्स आने बाकी है, राइट? बहुत बाकी है। 30-40 अर्निंग्स आज बाकी है और थोड़े बहुत कल आएंगे, लेकिन निफ्टी के मानसी सब कंप्लीट हो गए हैं। और एक अच्छी न्यूज़ आपको बता देता हूँ, जो सेकेंड हाफ ऑफ अर्निंग्स था उतना खराब नहीं था, एक्चुअली अच्छा था। और ये जो है ऑफकोर्स कब आएगा इस बाजार का इम्पैक्ट, इसके लिए तो थोड़ा टाइम ज़रूर लगने वाला है। लेकिन कल 3 अहम निफ्टी अर्निंग्स थे और सबके जो नतीजे आप देखें तो लार्जली इनलाइन, मिक्स्ड या गुड थे, बेटर थे, वीक कुछ नहीं था। आप सबसे पहले पेटीएम पे भी नज़र डालेंगे, लेकिन एक बार निफ्टी का फाइनल स्कोर कार्ड आपके स्क्रीन पे ले आते हैं। देखिए 13 अर्निंग्स अच्छे हैं, 14 अनुमान के मुताबिक, यानी कि मेजॉरिटी इनलाइन या गुड है। 27 अर्निंग्स का ये आंकड़ा है और वही 23 अर्निंग्स मिले जुले और सिर्फ 8 अर्निंग्स हैं जो कमज़ोर हैं। आज के लिस्ट देखिए, कमज़ोर में सिर्फ 2 ही नाम आ रहे हैं, ऑयल इंडिया, कर्नाटक बैंक। लेकिन अच्छे नतीजे में देखिए अपोलो हॉस्पिटल्स, NMDC, भारतीय एयरटेल, RCF, अच्छे नंबर्स में होनासा भी आ रहा है, GICPL, नायका, आवास फाइनेंशियर्स जैसे स्टॉक्स में जो है इनलाइन या आप कह सकते हैं मिले जुले संकेत आए, लेकिन कमज़ोर के आंकड़े बहुत कम देखने मिल रहे हैं। तो इस पर भी हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। लेकिन चलिए अब चलते हैं खबरों वाले शेयर्स पे और यहाँ पे देखें तो पेटीएम सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहेगा और थोड़ी देर में विस्तार में वरुण भी बताएंगे हमें। RBI ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है पेटीएम पेमेंट सर्विसेज का पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस को लेके। वही अपोलो हॉस्पिटल्स के नंबर्स जो हैं अबव एस्टिमेट्स देखने मिले हैं और अक्रॉस द सेगमेंट यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस आई है। ONGC इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है, एबिडा में अच्छी इंप्रूवमेंट आई है, रियलाइजेशंस भी ठीक ठाक आए हैं, 8,000 करोड़ रुपये ऊपर पैट गया है। और इंटरेस्टिंगली अगर ब्रेंट क्रूड प्राइस थोड़ा भी इंच ऊपर करता है, जिस तरह ओपेक ने जो डिमांड है फॉरकास्ट 2026 का बढ़ा है, तो थोड़ा बेनिफिट यहाँ पे आपको ONGC में भी देखने मिल सकता है। HUL की बात करें तो शेयर होल्डर अप्रूवल आ गई है अपनी आइसक्रीम बिजनेस को डिमर्ज करने के लिए। अब ये एक अलग इंडिपेंडेंट लिस्टेड एंटिटी रहेगा और ये डिमर्जर लाइकली है कि 4th क्वार्टर विद साल 2026 में देखने मिल सकता है। होनासा कंज्यूमर और नायका इन दोनों पे नज़र रखे और इस बात में इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अब फेस्टिव सीजन भी स्टार्ट हो गया है, न्यू एज टेक स्टॉक्स में भी बाइंग आ रही है, अच्छे नंबर्स आए हैं, पैट मार्जिन एस्टिमेट को बीट किया और सीक्वेंशियली एक अच्छा अप मूव आया है। कंपनी धीरे धीरे करके अपना इन्वेंट्री लेड बिजनेस मॉडल भी चेंज करी, जो लास्ट टाइम हमने देखा था भारी गिरावट आई थी लास्ट क्वार्टर पे, तो यहाँ पे रिकवरी देखने मिल सकता है। नायका ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू ये लगभग आप कह सकते हैं 26% बढ़ गया है और लार्जली इनलाइन रहा है। और नंबर्स की बात करें तो ये भी
जो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले। लेकिन याद रखिए ये फेस्टिव सीजन का भी ट्रेड है, तो यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम दोनों ही काउंटर्स में आ सकता है। कर्नाटक बैंक कमज़ोर नतीजे आए हैं, एसेट क्वालिटी भी ख़राब है, पैट में भी लगभग 27% का जो है डाउनटिक देखने मिला। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैनेजमेंट ट्रांजिशन हो रहा है। हाल ही में हमने देखा था एक ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट्स ने इंक्लूडिंग द सीईओ ने अपनी रेजिग्नेशन दी। अब जो है नए मैनेजमेंट धीरे धीरे करके आ रहे हैं, बट पूरे बैंक में जो है अभी एक ट्रांजिशन आ रहा है। एनएमडीसी जीएमडीसी पे भी नज़र रखिए, लोकसभा ने पास कर दिया है माइंस और मिनरल्स एक्ट। इंटरग्लोब एविएशन के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। डीजीएसए ने शो कॉज नोटिस इशू किया है कि सिमुलेटर ट्रेनिंग लैप्सेस हुई है 1700 पायलट्स को लेके, तो सेंटिमेंटली नेगेटिव न्यूज़ फ्लो ज़रूर है। और आखिर में नज़ारा टेक पे भी नज़र रखेंगे, जहाँ पे इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंटली बोनस इशू अनाउंस किया गया। अगर आप एक शेयर होल्ड करते हैं स्टॉक का, तो आपको एक शेयर मिलने वाला है बोनस का। लेकिन ये तो खबरों वाले शेयर्स हो गए, अर्निंग्स की बात हो गई और कुछ सेक्टरल इम्पैक्ट भी हो गई। लेकिन ब्रोकरेजेस क्या कहते हैं, अर्निंग स्पेसिफिक हो या नॉन अर्निंग स्पेसिफिक हो, क्या अपग्रेड्स आ रहे हैं, क्या डाउनग्रेड्स आ रहे हैं, इसके सारे डिटेल्स हमें आशीषा बताएंगी। गुड मॉर्निंग आशीषा, बताएं ब्रोकरेजेस में आप क्या देख रहे हैं आज। गुड मॉर्निंग शरद। तो सबसे पहले हिंडाल्को से शुरुआत करते हैं। कल नतीजे मार्केट आवर्स के बाद मार्केट आवर्स में ही आए थे। इनफैक्ट मोतीलाल ओसवाल ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है, 790 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। उनका मानना है कि इंडिया ऑपरेशंस के लिए अगले कुछ क्वार्टर्स में कॉस्ट बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। इनफैक्ट दूसरा क्वार्टर भी नोवेलिस के लिए सॉफ्ट ही रहेगा, लेकिन थर्ड क्वार्टर से यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो मोतीलाल ओसवाल की ये रिपोर्ट। लेकिन उसके अलावा जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है, 715 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। सिटी ने 820 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य, और इसके अलावा मक्वेरी ने टारगेट प्राइस 809 रुपये प्रति शेयर पर रखा है। तो कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस जहां पर हिंडाल्को पर ये व्यू आता हुआ, ये हिंडाल्को पर ब्रोकरेज हाउसेस का नज़रिया। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जहां पर नुवामा ने खरीदारी की राय बरकरार, 6000 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य यहाँ पर दिया है। उनका मानना है कि अच्छा था पहला क्वार्टर और ग्रोथ पाइपलाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसके चलते अगले कुछ क्वार्टर्स में भी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस रिपोर्ट कर पाएगी। नायका, यहाँ पर भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। नुवामा ने खरीदारी की राय, 235 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। उनका मानना है कि मार्केट शेयर गेन्स पर कंपनी का फोकस रहेगा, और बीपीसी सेगमेंट में भी परफॉर्मेंस इस तिमाही में काफ़ी अच्छा था। लास्ट में भारत डायनामिक्स की बात करेंगे। मोतीलाल ओसवाल ने अपग्रेड किया है स्टॉक को, खरीदारी की राय दी है, 1900 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य यहाँ पर भारत डायनामिक्स पर दिया है। उनका मानना है कि अब वैल्यूएशंस काफ़ी रीजनेबल है, ऑर्डर बैकलॉग और ऑर्डर बुकिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और उनका मानना है कि ऑर्डर बुकिंग काफ़ी अच्छे हैं, जिसके चलते प्रॉस्पेक्ट्स कंपनी के काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो भारत डायनामिक्स पर मोतीलाल ओसवाल की ये रिपोर्ट, जिसके चलते स्टॉक पर भी एक्शन दिखेगा। ऑलराइट, तो चलिए ये एक राय इस वक्त ब्रोकरेजेस के रेडार पर। ढेर सारे रिपोर्ट्स और न्यूज़ फ्लोज के दम पर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड पर जो ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, कल के सत्र में भी हमने देखा था एक मूव ज़रूर था। खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए रिपोर्ट 1900 के टारगेट यहाँ पर एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। अभी मैं और शरण बात कर रहे थे मारुति सुजुकी की एक और नई लॉन्च, एक नया डेवलपमेंट होने वाला है। एंड शरण 3 सितंबर यू सेड राइट। तो चलिए नई लॉन्च की तैयारी मारुति सुजुकी करता हुआ शरण के फोकस रेडार पर भी ये सेक्टर है। ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे, ब्रेक के उस पर चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है पावर ट्रेड में। ब्रेक से पहले हमने बातचीत की कि कौन सी नतीजे आए हैं, कौन सी खबरें आई हैं, और हमने शरण से उनके पिक्स भी लिए कि आज के लिए ट्रेड के मौके कहां पर अच्छे बनेंगे। दो और एक्सपर्ट को शो में शामिल कर लेते हैं। हरीश जुझारे हमारे साथ जुड़ गए हैं पृथ्वी फिनमार्ट से, और इसके अलावा राहुल शाह जी हैं हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल से। शरण, हरीश जी और राहुल जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीना स्वदेश पर। हरीश, पहले आपके पिक्स जान लेते हैं। बताइए कहां पर आपको भरोसा है बाजार में और क्या खरीद के चलना है आज। गुड मॉर्निंग अभिषेक जी और सारे पैनलिस्ट को भी नमस्कार।
अगर देखा है तो मार्केट बिल्कुल एक वोलेटिलिटी देखने मिल रहा है। कल के ट्रेडिंग सेशन में ऊपर लेवल से बिल्कुल बिग वाले देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि सेल ऑन राइज का स्ट्रैटेजी है, क्योंकि जिस तरीके से ऊपर लेवल पे होल्ड नहीं कर रहा है इंडेक्स। और निफ्टी में देख स्पेशली बात करते हैं तो जब तक 24,750 के ऊपर टिक नहीं पाता है प्रॉपरली, तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन कंटिन्यू हो सकता है और वोलेटिलिटी बिल्कुल बनी रह सकती है। फिलहाल के लिए सपोर्ट की बात करते हैं तो 24,450 के अराउंड है। इसके मुझे लग रहा है कि ये ब्रॉड रेंज रहेगा 24,450 से लेके ऊपर को 24,700 के आसपास। तो ये रेंज में शायद मार्केट्स मूव करेंगे। जब तक क्लियरली एक डायरेक्शन मूव आना चाहिए, वन साइड ब्रेक हो, तब भी जाके मुझे लग रहा है कि एक प्रॉपर ट्रेंड बन सकता है। तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि एक सेल ऑन राइज का इस बनना चाहिए। आज का गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से देखा है थोड़ा बहुत पॉजिटिव ओपनिंग देखने मिल रहा है, लेकिन कितना जरूरी है इंडेक्स के लिए तो कंटिन्यूएशन देखने के लिए। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि मार्केट्स थोड़ा सेल ऑन राइज रहेगा और एक ब्रॉड कंसोलिड रेंज में रहेगा जो 24,450 से लेके 24,700 के रेंज में। और बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी देखा है तो लास्ट 3 दिन से 100 डे मूविंग एवरेज के पास कंसिस्टेंटली होल्ड कर रहा है 55,000 के अराउंड सपोर्ट जोन से। मुझे लग रहा है कि 55,000 के नीचे फिसलता है तो थोड़ा वीकनेस और इंटेंसिफाई होते देखने मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी में भी देखा है 55,000 से लेके ऊपर की ओर 55,800 के रेंज है, ब्रॉड रेंज। तो बैंक निफ्टी के लिए कोई भी इधर से ब्रेक करना जरूरी है जब भी, तब भी जाके मुझे लग रहा है कि इंडेक्स में एक प्रॉपर ट्रेंड देखने मिल सकता है। और स्टॉक स्पेसिफिक की बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि मेरे रडार पे 2 स्टॉक्स है आज। पहला स्टॉक है बाई का एमसीएक्स। देखिए एमसीएक्स देखा है तो एक कंसोलिडेशन में था स्टॉक प्राइस और बेस बन चुका है 7,650 के अराउंड, और उसके चलते स्टॉक प्राइस कल शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज भी क्रॉस कर चुका है और वॉल्यूम के साथ वो भी गेन किया। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है एमसीएक्स को बाय करने के लिए करंट लेवल्स पे। और टारगेट्स मुझे बनेंगे 8,750 के लिए और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 7,650 का। और दूसरा स्टॉक रहेगा मेरा बाई का ही रहेगा और वो है मेट्रोपोलिस। अगर मेट्रोपोलिस की स्टॉक चार्ट देखते हैं, मेट्रोपोलिस में एक ट्रायंगल का पैटर्न बन चुका है, अभी ऑलमोस्ट एक ब्रेकआउट के रडार पे है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्लियरली आज एक अप ट्रेंड देखने मिल सकता है। स्टॉक प्राइस अगर 2,100 के लेवल्स पर निकल जाता है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक से मैं बाय कॉल रिकमेंडेशन दे रहा हूँ मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में। तो मुझे लग रहा है कि ऊपर के टारगेट्स 2,250 का बन सकते हैं करंट लेवल से, बाय करने की रिकमेंडेशन रहेगी। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2,020 का और मेट्रोपोलिस में बाय की रिकमेंडेशन। ठीक है, ये शेयर हो गया हरीश की तरफ से। मेट्रोपोलिस को लेकर वो बुलिश हैं। कल क्लोजिंग हमने अच्छी देखी है मेट्रोपोलिस की, 2.5% के आसपास की मजबूती रही, 2100 रुपये के भाव हैं। तो इसमें थोड़ी देर में हमारे प्रोड्यूसर साहब आपको टारगेट और स्टॉप लॉस के लेवल भी आपको दे देंगे कि कहाँ पर आपको नज़र रख के चलनी है। 2250 के टारगेट, 2020 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको ट्रेड कीजिए। लेकिन पेटीएम फोकस में आज ज़रूर रहेगा, क्योंकि पेटीएम के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आई और ये कि इनकी सब्सिडरी को आरबीआई से इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए। पिछले अगर महीने भर की बात करें राहुल जी, तो 15% के आसपास की तेजी हो गई है। और जब से इनके नतीजे आए Q1 के, शेयर में जोश का उन्होंने काम किया। अब ये मर्चेंट ऑनबोर्डिंग शुरू हो जाएगी, जो कि हम देख रहे हैं कि नवंबर 2022 से ही ये रुक गई थी। तो एक निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत है पेटीएम के लिए। आज हो सकता है कि गैप के साथ पेटीएम खुले, 1100 रुपए के ऊपर तो चला गया है। आप कितनी तेजी देख रहे हैं और ये खबर कितनी पॉजिटिव है आपके हिसाब से? राहुल जी अनम्यूट कीजिए, फिर सुन पाएंगे आपको सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आई थिंक जिस तरह से हमने देखा है कि मार्केट में जितने भी प्लेटफॉर्म स्टॉक्स हैं नए एज के, तो मेरे ख्याल से उसमें एक नए दौर की तेजी वापस देखने को मिली है। बीट बी इटर्नल, बीट बी डिलीवरी, बीट बी इंटेक और या बीट बी पेटीएम। तो पेटीएम का ये समाचार के बाद डेफिनेटली मेरे ख्याल से थोड़ा मोमेंटम बिल्ड हो सकता है स्टॉक के अंदर। और ये क्वार्टर के नतीजे भी अच्छे आए थे। ओवरहैंग था जो सेल ऑफ इन टर्म्स ऑफ का बल्क डील का, वो भी हमने देखा एंड का बल्क डील हो चुका है। तो आई थिंक नियर टर्म के लिए मेरे ख्याल से सभी चीज मेरे ख्याल से पॉजिटिव है पेटीएम के लिए। एक ही चीज है, आई थिंक द वैल्यूएशंस आर लिटिल बिट स्ट्रेच। जिस तरह से हमने देखा है कि लास्ट 6 महीने के अंदर वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है ये सेगमेंट के अंदर। पर मेरे ख्याल से जिस तरह से अर्निंग्स आते रहे तो मेरे ख्याल से रिवाइज होते रहेंगे। तो मेरे ख्याल से आज गैप अप जरूर हो सकता है, बट आई वुड स्टिल वेट कि थोड़ा करेक्शन के आसपास आए तो स्टॉक में बाइंग की जा सकती है इन्वेस्टमेंट्स के लिए।
जी बिल्कुल। न्यू एज टेक स्टॉक्स की तो आप बात कर ही रहे हैं राहुल। पेटीएम एक रेगुलेटरी ओवरहैंग भी कंप्लीट हो गया, लेकिन अच्छी मोमेंटम स्टॉक में ऑलरेडी हमने देख ली है। पिछले 3 महीने में स्टॉक 30% ऊपर है और शायद एक अलग ट्रैजेक्टरी में भी जा सकता है ये स्टॉक। लेकिन न्यू एज टेक स्टॉक्स में ही जो एक थोड़ी डिस्कशन रखना चाहता हूँ, और दो अहम अर्निंग्स हैं, और एक है नायका और दूसरा है होनासा कंज्यूमर। होनासा कंज्यूमर में ऑफकोर्स इन्वेंट्री इश्यूज थी लास्ट क्वार्टर में, तो वहाँ पे बड़े इश्यूज आए थे, लेकिन उसके बाद एक रिकवरी जो है थोड़ी सी अटेम्प्ट की गई है। नंबर्स भी अच्छे आए हैं, सिक्वेंशली अच्छी इम्प्रूव देखने मिली है। और नायका की भी बात करते हैं, इनलाइन सेटअप नंबर्स आए। इन दोनों में से नायका के बारे में मैं ज़्यादा बात करूंगा, क्योंकि इनके बिजनेस मॉडल अभी भी स्टेबल है। ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू में लार्जली इनलाइन सेट ऑफ ग्रोथ देखने मिली है। शरण, आपसे ये सवाल रहेगा नायका के प्रति। नंबर्स तो यार ठीक ठाक लग रहे हैं, फेस्टिव सीजन का भी माहौल है, न्यू एज टेक स्टॉक्स में बाइंग और फ्रेश लॉन्ग्स भी देखने मिल रहे हैं। किस तरह जो है चार्ट्स सजेस्ट कर रहे हैं आपको नायका के, क्या लेवल्स रहेंगे? या शरद, मैं थोड़ा फंडामेंटल भी देख रहा था, तो मैं नायका का जस्ट ईपीएस पढ़ रहा था। ईपीएस है 0.08 और स्टॉक ट्रेड कर रहा है करीबन 800 के पी पे। डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आया है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मगर स्टॉक वैल्यूएशन वाइज बहुत ही एक्सपेंसिव है। मगर टेक्निकली अगर बात करें, 100 डे ईएमए का अच्छा खासा सपोर्ट है, अराउंड 200 ऑड लेवल्स। मुझे लग रहा है अगर थोड़ी बहुत ऊपर स्टॉक जाएगा भी, मुझे लग रहा है एक रेजिस्टेंस है 210 से 215 के बीच में, और वहाँ पे चल के मुझे लग रहा है स्टॉक एक बार कंसोलिडेट कर सकता है। 225 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है स्टॉक में, करीबन 3 से 4 बार इधर आके स्टॉक ने एक बार रिजेक्शन दी है। तो मैं फंडामेंटली तो ओवरली पॉजिटिव नहीं हूँ। डेफिनेटली न्यू एज स्टॉक्स चल रहे हैं, मगर वैल्यूएशन थोड़ी बहुत ज़्यादा लग रही है। इसके लिए एक बार अगर किसी ने पोजीशन बनाई है, एक बार 100 डे ईएमए के लेवल पे एक बार स्टॉप लॉस ज़रूर डाल दीजिए, जो 200 के आसपास है। अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो एक बार एग्जिट भी की राय भी मैं दूंगा। आगे चल के आप रिव्यू कर सकते हैं कैसा स्टॉक कर रहा है, मगर रेजिस्टेंस 225 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे आके मुझे नहीं लग रहा है उससे ऊपर स्टॉक जा पाएगा। जी बिल्कुल। तो इम्पोर्टेंट लेवल्स स्ट्रेच लग रहे हैं ज़रूर। देखते हैं किस तरह मोमेंटम आता है शुरुआती स्तर पे। लेकिन डोमेस्टिक फेसिंग थीम पे भी जो है बातचीत हो रही थी मेरे और शरण के बीच। लेकिन जो हेल्थ केयर सेगमेंट है, थोड़ी देर पहले जो है कॉल्स भी आ रहे हैं हमारे गेस्ट से कि मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर यानी डोमेस्टिक फेसिंग डायग्नोस्टिक्स में जो है एक अच्छी बाइंग देखने मिली है। लेकिन अपोलो हॉस्पिटल्स पे मेरी नज़र आती है अच्छे नतीजे हैं, ऑल अराउंड बीट आया गया है। हरीश, आप एक बार अपोलो हॉस्पिटल्स पे देखें, डोमेस्टिक फेसिंग है, टेक्निकल एनालिस्ट भी जो है अच्छे पोजिशनल कॉल्स दे रहे थे। यहाँ से लगता है कि और भी एक अलग जो है ट्रैजेक्टरी में ये स्टॉक जा सकता है हरीश, कि कंसोलिडेशन मोड में जाएगा, क्योंकि नंबर्स अच्छे आए हैं। एक्सपेक्टेड है कि ब्रोकिंग अपग्रेड्स देखने मिले, और फार्मा एक्सपोर्ट्स में अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है टैरिफ्स को लेके। तो हरीश, आप अपोलो हॉस्पिटल्स को कैसे देखेंगे? फंडामेंटली देखिए अच्छा अप मूव तो आज इनिशियली देखने मिल सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल्स अगर ट्रैक करने हो तो वो क्या रहेंगे? बिल्कुल शरद जी, अगर देखा है तो अपोलो हॉस्पिटल के स्टार्टअप एक बिल्कुल देखा है तो एक कंसोलिडेशन में है स्टॉक प्राइस। लेकिन अभी भी देखा है तो स्टॉक प्राइस ऊपर लेवल पे ही है, तो कहीं पे भी अभी तक वीकनेस नहीं दिख रहा है। 200 मूविंग एवरेज पे ऊपर ऊपर स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। जो 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट जोन आसपास ही है, जो है 6950 के अराउंड। मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर जब तक टिका हुआ है इंडेक्स, स्टॉक प्राइस में एक पॉजिटिव मोमेंटम बिल्कुल बनी रह सकती है। अगर ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करते हैं, देखो 7550 के अराउंड रेजिस्टेंस जोन है, मल्टीपल टाइम्स टेस्ट किया है लेवल, लेकिन अभी तक क्रॉस करने में सक्सेसफुल नहीं रहा। मुझे लग रहा है कि ये सब एक रेजिस्टेंस जोन है जो 7550 का, इसके ऊपर निकलना जरूरी है स्टॉक को फिर से एक बार रैली शुरू होने के लिए। तो लेकिन अभी भी ओवरऑल सेटअप तेजी का ही है। मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे भी बाइंग कर सकते हैं। थोड़ा स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे क्यों रखना चाहिए, एटलीस्ट 7000 के नीचे। और मुझे लग रहा है कि ऊपर 7550 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है। मतलब ये जो प्राइस है निकल सकता है, तो स्टॉक प्राइस मुझे लग रहा है कि एक बड़ा रैली शुरू हो सकता है अपोलो हॉस्पिटल्स में। तो बाय ऑन डिप्स का रिकमेंडेशन रहेगा इसमें अपोलो हॉस्पिटल्स में मेरे इस तरफ से। जून तिमाही में दमदार नतीजे तो पोस्ट किए ही हैं कंपनी ने। हर लिहाज से, चाहे आय हो, मुनाफा हो या मार्जिन हो, हर पैरामीटर पर खरे उतरते हुए दिखे हैं। आज बाजार खुलने के साथ रिजल्ट बैक्ड एक्शन आता है या नहीं, इस पर हम रखेंगे नजर। राहुल, गुड मॉर्निंग टू यू। एक क्विक व्यू आपसे आईटी सेक्टर पर जानना चाहूंगी, और वो इसलिए क्योंकि आईटी सेक्टर में रिजल्ट के ठीक बाद हमने देखा था काफ़ी हद तक चैलेंजिंग सिनेरियोज थे, लेकिन अब वापस से मानो एक कमबैक होता हुआ, और पर्टिकुलरली
मिड कैप आईटी प्लेस, जो छोटी मझौली आईटी कंपनियां हैं वो अच्छा रिस्पॉन्स दिखा रही है, लाइक्स ऑफ कोफोर्ज, पर्सिस्टेंट, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, एम्फैसिस, ये सारे स्टॉक्स में हम एक मूव देख रहे हैं। क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है वापस से मिड कैप आईटी एटलीस्ट प्लेस में? तो आई थिंक एंटायर आईटी कंपनीज के नंबर देखे तो पहले लार्ज कैप की बात करें तो आई थिंक नंबर्स वर फ्लैट ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कोई एक्साइटमेंट नहीं था। इसके लिए हमने देखे कि नतीजे के बाद मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज के अंदर हमने नर्वसनेस देखे और एक्सेप्शन फ्यू स्टॉक्स के अंदर जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का हमने देखा। आई थिंक नंबर्स फ्लैट, मार्जिन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था, नहीं ना ही मेरे ख्याल से इन टर्म्स। एक ही चीज जो है मेरे ख्याल से वैल्यूएशन पर, बाजार नो ग्रोथ कंपनीज को वैल्यूएशन भी मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ देम आर ट्रेडिंग 25-26 टाइम्स अर्निंग्स। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी स्टिल देयर इज अ टाइम, एक टाइम वाइज करेक्शन जाएगा मेरे ख्याल से, जब तक यूएस इकोनॉमी में रिकवरी नहीं दिखती है, वहां पे ऑर्डर्स नहीं दिखने को मिलता है। आई डोंट थिंक सो एंटायर टेक स्टॉक्स के अंदर एनीथिंग दे आर गोइंग टू, इट्स गोइंग टू बी ओनली अ ट्रेडिंग बैक। तो सिमिलरली मिड कैप आईटीज ऑब्वियसली स्टिल देयर इज वेरी सिलेक्टिव। बाकी तो काफी सारे स्टॉक्स हैड रन अप क्वाइट शार्पली इन लास्ट 2 years एंड प्लस द वैल्यूएशन आर स्टिल नॉट कंपेलिंग। तो मेरे ख्याल से आई वुड स्टिल का पॉज इन द सेक्टर्स, बिकॉज अभी देखें काफी सारे स्टॉक्स आर स्टिल अवेलेबल इन अदर सेक्टर्स वीजा-वी आईटी। तो मेरे ख्याल से रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड बाकी सारे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, बट हालांकि आईटी में एक आध दो एक्सेप्शन लेने ही है। तो जैसे कोफोर्ज पे हमारा व्यू पॉजिटिव है इन टर्म्स ऑफ इट, तो मिड कैप आईटी कंपनीज ऑब्वियसली विल डू मच बेटर देन द लार्ज कैप आईटी कंपनीज। तो कोफोर्ज लिया जा सकता है रिजल्ट्स के बाद, सेम इन सिंक विथ तो मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज द स्टॉक हैज करेक्टेड इट फ्रॉम द नियर टर्म। अगेन द रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड कुड बी फेवरेबल कोफोर्ज के अंदर। नॉट एन इन्वेस्टमेंट बेट, लेकिन अगर आपका शॉर्ट टर्म नज़रिया है, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव है, तो आईटी को फिर भी देख सकते हैं। लेकिन उसके तर कई सारे सेक्टर्स हैं जहां पर फोकस किया जा सकता है, तो उस पर रखें नज़र। लेकिन गिफ्ट निफ्टी में इतनी बढ़िया मजबूती क्यों है? 101 अंकों की तेजी जब हम बात करें और 24,653 के लेवल्स, इस तेजी पर भी बातचीत और इस मजबूती का इवेंचुअल इम्पैक्ट क्या भारतीय बाजार के ओपनिंग पर होगा या नहीं, इस पर रखेंगे नजर। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार मार्केट्स लाइव लेकर वापस लौटेंगे। मार्केट्स लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम भी जुड़े हुए हैं। हमारे एक्सपर्ट्स की पैनल फंडामेंटल और टेक्निकल हमारा साथ निभा रही है। शरण लिलाने, हरीश जुजारे और राहुल शाह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं भारतीय बाजार की तस्वीर आपके सामने रखने के लिए और उनकी एनालिसिस शेयर करने के लिए। अच्छी मजबूती इस वक्त गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इंडिकेशन की अगर बात करें, करीब 100 अंकों की तेजी पर कामकाज। विदेशी बाजार में यूएस के मार्केट्स ने अच्छी क्लोजिंग बीती रात दिखाई है और साथ साथ एशियाई बाजार में उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट आता हुआ दिखा है मजबूती के साथ। लेकिन इन्फ्लेशन प्रिंट्स थे बोथ यूएस और इंडियन मार्केट्स के, जिसके चलते कल के सत्र में मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो थे वो कॉशन प्रैक्टिस कर रहे थे। आज जो भारतीय बाजार के लिए संकेत मिल रहे हैं भारतीय बाजार के हक में हैं। 24,665 के लेवल्स इस वक्त आप देख पाएंगे और गिफ्ट निफ्टी की तरफ से मजबूती के साइंस। लेकिन इन मजबूती के साइंस में आज भारतीय बाजार में क्या वन साइड अपसर्ज दिखेगा या फिर वॉलेटिलिटी जो कि लगातार कई सेशंस हम देख रहे हैं वही हाथ लगेगी? ये सारी चीज़ों पर फोकस रहेगा। हमारे एक्सपर्ट से एक एक टेक्निकल नजरिया ऑन द बैक ऑफ न्यूज़ फ्लोज और साथ ही फंडामेंटल आउटलुक लार्जर पिक्चर के लिहाज से हम लगातार समझने की कोशिश कर रहे हैं। फंडामेंटल आउटलुक की जहां बात हो रही है, राहुल आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। फेस्टिवल डिमांड की बात अब हम कर रहे हैं और ईटी नाउ स्वदेश लगातार समय से पहले कोशिश ये जरूर करता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स और व्यूअर्स को एक ऑब्जर्वेशन हम दे पाएं, हमारी रिसर्च हम बता पाएं, जिसके चलते वो एक फंडामेंटल आउटलुक के तौर पर लंबी अवधि का नजरिया बनाएं। अब 15 अगस्त के साथ साथ फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो जाएगी। 15 अगस्त के बाद जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्रे और उसके बाद अगर आप देखें वेडिंग सीजन की शुरुआत हो जाएगी और वेडिंग सीजन के साथ साथ फिर क्रिसमस, न्यू ईयर, ये सारी चीज़ें और यहाँ से लेकर दिसंबर तक का महीना जो है फेस्टिवल धूम देखने को मिलेगी। फेस्टिविटीज़ के लिहाज से कंजम्पशन का खेमा, ऑटोमोबाइल पर भी हम बात लगातार कर रहे हैं और ट्रैवल टूरिज्म, होटल, ये सारे सेक्टर्स भी फोकस में रहते हैं। एक क्विक व्यू आपसे जानना चाहेंगे।
सो आई थिंक एज यू राइटली पॉइंटेड आउट के जिस तरह से हमने देखे हैं फेस्टिव सीजन स्टार्ट होगा और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम देखें तो आई थिंक डोमेस्टिक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखे तो मेरे ख्याल से काफी स्ट्रांग आते हुए देखने को मिला है। कोई भी चीज बात करें, अब हमने जस्ट टू गिव यू परस्पेक्टिव इन्फ्लेशन की बात करें तो हमने 9 साल से लोग के इन्फ्लेशन कल आते हुए देखा है। तो आई थिंक ऑल फैक्टर्स इफ यू टॉक अबाउट इट, माइक्रो और मैक्रो indicators for the domestic view have been much positive. तो मेरे ख्याल से definitely festive seasons should start with bang on। अच्छी मानसून भी हमने देखे हैं, जिस तरह से हमने कंज्यूमर कंपनीज के नंबर्स आते हुए देखे हैं और जहां जहां पे टू बी वेरी क्लियर एफएमसीजी कंपनीज के नंबर्स आते हुए देखने को मिले, जहां पे क्लियर विजिबिलिटी था कि रूरल प्लस अर्बन दोनों जगह मेरे ख्याल से वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल रहा है और डिमांड पिकअप होते हुए देखने को मिला है। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली फर्स्ट जब भी बात करें फेस्टिव सीजन की बात करें तो ऑटो पे हमारा नजरिया जाता है। तो मेरे ख्याल से ऑटो में मेरे ख्याल से टू व्हीलर स्पेस के अंदर आइशर हमारा टॉप पिक रहा है एंटायर सेक्टर के अंदर, और मुझे लगता है लगातार कंसिस्टेंट मंथ ऑन मंथ नंबर्स भी काफी स्ट्रॉन्ग आते हुए देखने को और नतीजे भी मेरे ख्याल से लास्ट 2 क्वार्टर से काफी स्ट्रॉन्ग आते हुए देखने को। तो एक आइशर हमारा टॉप प्रेफरेंस रहेगा ये सेक्टर को खेलने के लिए। सेकेंड, आई स्टिल फील दैट आई थिंक पैसेंजर व्हीकल प्लस रूरल इकोनॉमिक थीम प्ले करे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा अगेन स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स, लगातार 3 से 4 क्वार्टर पे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आते हुए स्टॉक ऑब्वियसली परफॉर्मेंस भी मेरे ख्याल से आते हुए देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि in sync with it, all these 2 stocks should do well to play the entire auto theme. ठीक है, ये आयशर पर और एमएनएम पर आप फोकस करके चलिए और फेस्टिवल्स में ऑटो स्टॉक्स में आपको अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं, ऐसा मानना है राहुल जी का। लेकिन फटाफट चलिए आगे बढ़ते हैं और ये समझ लेते हैं कि आज के लिए 9 के 9 रत्न कौन से, यानी कि वो 9 शेयर जो आपके रडार पर जरूर होने चाहिए। शरद है पूरी की पूरी लिस्ट लेकर। शरद गुड मॉर्निंग, बताइए कौन से 9 शेयर होंगे फोकस में। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले पेटीएम पे नज़र रखेंगे, स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। अप्रूवल आ गया आरबीआई से जहां पे उनको ऑथराइज़ करेंगे उनके पेमेंट सर्विसेज के बिजनेस को लेके, और पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस जो है इन्हें मिल गया है, स्टॉक के लिए पॉजिटिव रहेगा। वही अपोलो हॉस्पिटल्स जो दूसरा स्टॉक रहेगा फोकस में, बहुत अच्छे नतीजे देखने मिले, सारे एस्टिमेट को बीट किया गया है, मुनाफा लगभग 42% बढ़ा है साल दर साल। ओएनजीसी की बात करें तो इनलाइन Q1 नंबर्स आए हैं, पैट लगभग 8,000 करोड़ के मार्क के ऊपर है, एबिडा ने जो बीट एस्टिमेट भी किया है। HUL की बात करें तो शेयर होल्डर अप्रूवल आ गई है उनकी आइसक्रीम बिजनेस की डीमर्जर पर, एक सेपरेट लिस्टेड एंटिटी आएगा, न्यूट्रल टू पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा स्टॉक में। होनासा कंज्यूमर अच्छे नतीजे आए हैं, पैट और मार्जिन एस्टिमेट को बीट किया गया है। सीक्वेंशली अगर आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पे एक अच्छी अप मूव देखने मिली है। नायका इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आया है, जो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू है ये भी लगभग 26% बढ़ा है इनलाइन बेसिस पे। नेट जो है आप कह सकते हैं अच्छी मोमेंटम स्टॉक में आज देखने मिल सकती है। कर्नाटक बैंक कमज़ोर नतीजे आए हैं, कंपनी मैनेजमेंट ट्रांजिशन की ओर जा रही है और एसेट क्वालिटी में डिटोरिएशन आया है। वही नज़ारा टेक की बात करें तो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है बोनस इशू का, जो 1:1 का अनाउंस किया गया। अगर आप एक शेयर होल्ड करते तो आपको एक शेयर बोनस के जरिए मिलेगा। और आखिर में हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज भारत डायनामिक्स पे जो है नज़र रखेंगे। मोतीलाल ओसवाल की रेटिंग की अपग्रेड आई है और अब जो है इसको न्यूट्रल से बाई कर दिया है, लक्ष्य 1900 रुपये का रखा है। वो कहते हैं कि वैल्यूएशंस अब रीजनेबल हो गए और ऑर्डर फ्लो में भी अच्छी मोमेंटम है। तो ये 9 अहम स्टॉक्स है जो हमारे 9 के नवरत्न के लिस्ट में हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शरद। तो भारत डायनामिक्स पर मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है, HAL पर एक नुवामा की रिपोर्ट है और HAL पर शायद मोतीलाल ओसवाल की भी रिपोर्ट थी। नुवामा के जो टारगेट है वो है 6,000 रुपए के HAL को लेकर। हालांकि HAL में पिछले महीने की बात करें तो करीब 10% के आसपास की ऊपरी लेवल से प्रॉफिट टेकिंग हमने देखी है और 4,500 रुपए के प्राइस है। नुवामा का कहना है कि 6,000 रुपए तक ये शेयर जा सकता है। और इनके जो तेजस एयरक्राफ्ट हैं, 97 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी होनी है, उसको लेकर हम देख रहे हैं कि ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश हैं शेयर को लेकर। राहुल जी, एक क्विक व्यू आपसे HAL के शेयर को लेकर चाहिए। आपको भी लगता है कि वैल्यूएशंस थोड़े से रीजनेबल हो गए हैं HAL के और इस गिरावट का इस्तेमाल बाइंग के लिए करनी चाहिए? राहुल जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। ठीक है, राहुल जी तक शायद हमारी आवाज नहीं जा रही है। शरण, आपसे ही जरा व्यू जानना चाहेंगे HAL को लेकर।
आप चार्ट्स फंडामेंटल दोनों चेक करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके। बताइए एचएल में क्या करें? महीने भर में देखिए 9-10% नीचे आ गया है शेयर ये, लेकिन ब्रोकरेजेस बुलिश हैं इस पर। तो अभिषेक जी, वैल्यूएशन वाइज आई थिंक सबसे रीजनेबली वैल्यूड डिफेंस स्टॉक है। करीबन 30 to 33 टाइम्स के पी पे चलता है 1 ईयर फॉरवर्ड। अभी रेवेन्यू विजिबिलिटी की बात करें, करीबन 2032 तक की रेवेन्यू विजिबिलिटी है, मगर ग्रोथ एकदम बेसिक रहेगी। करीबन 15% CAGR काइंड ऑफ ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मगर 2032 तक आप रेवेन्यू देख सकते हैं कंपनी में। थोड़ी बहुत इश्यूज थी फाइटर जेट इंजन्स को लेके, वो भी सॉल्व होते हुए दिख रही है। डिलीवरी जुलाई से स्टार्ट हो रही है, तो आने वाले समय डिसेंट रहेगा। मगर ये स्टॉक डिफेंस एज अ सेक्टर मेरे हिसाब से थोड़ा लॉन्ग टर्म प्ले है, 3 से 5 साल का, जिसे अगर लेना है तो बड़ा सोच के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग नहीं है। क्योंकि जियोपॉलिटिकल इश्यूज कम हो गए हैं, थोड़ा इनमें न्यूज़ आप कम आते हुए देखेंगे। डेफिनेटली ऑर्डर्स जो आ रहे हैं वो ऑलरेडी वैल्यूएशन में फैक्टर्ड इन है, तो जिससे अगर लॉन्ग टर्म व्यू है डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनावे। अभी टेक्निकली बात करें तो HCL अपने 200 डे EMA के आसपास है। अगर वहाँ का सपोर्ट लेके एक रिवर्सल दिखता है तो आप 5150 अपना पिछला स्विंग है वो रीटेस्ट कर सकता है, मगर मुझे नहीं लग रहा है ये आएगा। थोड़े समय तक स्टॉक साइडवेज टू डाउनसाइड कंसोलिडेट करेगा, और वो कंसोलिडेशन के बाद ही एक अप मूव आपको देखने मिल सकता है। लॉन्ग टर्म डेफिनेटली डिफेंस थीम बहुत अच्छा है, मगर व्यू आप 3 से 5 साल का रहिए और एक SIP मोड में निवेश कीजिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनाकर। बाय ऑन डिप्स धीरे धीरे आपको बाइंग करनी है। HCL में लंबी अवधि में कोई दिक्कत नहीं है। 4439 का भाव आपको स्क्रीन पर इसका दिखाई देगा। एच लेटर वाला एक और शेयर जो फोकस में रहेगा वो है होनासा कंज्यूमर, यानी कि मामा अर्थ। हालांकि निवेशकों ने इसमें काफी पैसे गंवाए हैं। अगर आप पिछले साल भर में देखेंगे तो शेयर भाव ऑलमोस्ट आपको आधा दिखाई देगा। हालांकि 200 रुपए के नीचे जाने के बाद थोड़ी थोड़ी हम देख रहे हैं कि इसमें पिकअप आ रहा है मोमेंटम में। आय की बात करें जून तिमाही में तो उसमें करीब 7.5% की बढ़त है, मुनाफा करीब 3% बढ़ा है। हालांकि मार्जिन पर थोड़ा सा प्रेशर है, 8.5% से घटकर 7.8% के मार्जिन रह गए हैं होनासा कंज्यूमर के। शरण, इस पर आप ही व्यू दीजिए, क्योंकि आप हम थोड़ी देर पहले बातचीत भी कर रहे थे न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पर, प्लेटफॉर्म स्टॉक्स पर, और होनासा के भी वैल्यूएशन देखेंगे तो वो तो अभी भी हाई दिखाई देंगे। शरण, आपसे अभिषेक पूछे होनासा कंज्यूमर पे जो है क्या जो मोमेंटम आएगा, एक बार देख लीजिए। स्टॉक पे भारी गिरावट भी आई थी बिजनेस मॉडल चेंज के बाद, लेकिन अर्निंग्स देखिए यहाँ पे थोड़ी अप मूव आ रही है। तो शरद, जैसे हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे मॉर्निंग में, स्टॉक में काफ़ी वीकनेस देखने को मिल रही है, और फंडामेंटली भी मुझे कोई बड़ा चेंज आते हुए नहीं दिख रहा है। डेफिनेटली मोर और लेस एक ट्रेडिंग बिजनेस है, वाइट लेबलिंग करते हैं, इनका ब्रांड डिसेंट है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मगर टेक्निकली और जो बेसिक जितने भी न्यूज़ है फंडामेंटल्स में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। स्टॉक में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है अपने 200 डे EMA का, जो आसपास 290 से 300 के ऑड लेवल्स है, और जिस हिसाब से स्टॉक की मूव है, लॉन्ग टर्म मूव, एक लोअर लो बनाते हुए स्टॉक चल रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा है आने वाले समय में आपको कोई बड़ा अपसाइड देखने मिल सकता है। अगर स्टॉक एक बार अपने एक 310 के ऊपर ट्रेड करने को स्टार्ट करेगा तो मैं एक ट्रेंड रिवर्सल माना जाएगा। तब तक मुझे लग रहा है एक साइडवेज कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक है। आने वाले 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट्स देखने के बाद ही हम इससे बेटर है तो रिव्यू करें, और एक बार रेजिस्टेंस है 290 to 300 के लेवल्स है, जो मुझे आने वाले समय में ब्रेकआउट होते हुए नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल, न्यू एज टेक स्टॉक्स की बात भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले, अभिषेक बताए पेटीएम, हमने होनासा कंज्यूमर डिस्कस किया, नायका का भी जो है नतीजे जो है लार्जली इनलाइन थे, लेकिन यही है कि मोमेंटम अच्छा चल रहा है न्यू एज टेक स्टॉक्स में, और जिस तरह फ्रेश लॉन्ग्स देखने मिल रही है। हरीश, एक बार नायका पे आपकी राय लेना चाहूँगा। यहाँ पे देख रही मोमेंटम अच्छा है और ऑपरेशनल नंबर्स अच्छे हैं, और हमने बताया भी था फेस्टिव सीजन भी आ रही है, तो यहाँ पे भी एक अच्छी अप मूव देख रही है, तो उस पर भी जो है हमारी नज़र रहेगी। लेकिन इसके अलावा भारत डायनेमिक्स पे आपकी राय चाहिए। एक मोतीलाल ओसवाल का अपग्रेड भी आया है, खरीदारी की राय है न्यूट्रल से, ज़रा बताएं भारत डायनेमिक्स चार्ट्स पे कैसे लग रहे हैं हरीश? बिल्कुल शरद जी, अगर देखा जो डिफेंस स्टॉक्स में भारत डायनेमिक्स में भी अच्छा खासा करेक्शन देखने मिल चुका है, क्योंकि जो हाई से देखा है तो 2100 ऑलमोस्ट था, वहां से प्राइस अभी 1520 आज का ट्रेड हो सकता है। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से करेक्शन देखने मिल रहा है
तो थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है। जो 200 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट जो बन रहा है, जो 1400 के आसपास है, तो मुझे लग रहा है कि ये की सपोर्ट जोन बन के रहेगा फिलहाल के लिए। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी स्टॉक जो है कंटिन्यूस सेल ऑफ के चलते मोमेंटम इंडिकेटर जो RSI वगैरह है वो ओवरसोल्ड हो चुके हैं। तो हो सकता है कि थोड़ा माइनर पुल बैक्स देखने मिल सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेजर रेजिस्टेंस जोन अभी भी 1650 के अराउंड है, तो वहां तक एक शॉर्ट टर्म रैली देखने मिल सकती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट करना चाहिए। बाइंग सपोर्ट्स नीचे के लेवल पे है जो 1410 1400 के अराउंड, तो वहां पे मिलता है तो मुझे लग रहा है कि एक बार एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी के लिए। ऊपर की ओर जैसे बताया कि 100 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस जोन बन रहा है 1620 1630 के अराउंड, तो वहां तक मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म में रैली देखने मिल सकता है। लेकिन अभी तक मेजर एक ट्रेंड रिवर्सल शॉर्ट टर्म में देखने नहीं मिल रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं, बिल्कुल यहाँ पे अभी भी तेजी का रुझान है ही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी मेंटेन करना चाहिए स्टॉक्स में। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करें, थोड़ा नीचे आए तो बाय करने के लिए कोशिश करें BADL में। कोई दिक्कत नहीं है, बाय ऑन डिप्स करने की सलाह है। भारत डायनेमिक्स ब्रोकरेजेस का मानना है कि 1900 रुपए तक जाने का दमखम है इस शेयर में। सेंसेक्स के 250 अंक ऊपर खुलने के संकेत हैं। निफ्टी की बात करें, करीब 70 अंक ऊपर निफ्टी सेटल हुआ है। निफ्टी बैंक खुलेगा 55,350 के आसपास, करीब 300 अंकों के आसपास की तेजी। और जिस तरह से महंगाई के आंकड़े आए हैं 8 साल के निचले स्तर पर 1.55 CPI इन्फ्लेशन भारत की, ये निफ्टी बैंक को आज सपोर्ट करने का काम करेगा। देखते हैं कि तेजी टिक कितनी पाती है, मुख्य जो सवाल है ये है। उसके पहले शरण, एक क्विक व्यू आपसे चाहिए इंटरग्लोब एविएशन के शेयर को लेकर, क्योंकि DGCA ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। इनके 1700 पायलटों की ट्रेनिंग में कुछ खामियां पाई गई हैं, उसके चलते ये नोटिस भेजा गया है। हालांकि आज वैसे भी हम इंटरग्लोब एविएशन में कमजोरी देखेंगे, क्योंकि डिविडेंड का आज एडजस्टमेंट भी होगा, एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा ये शेयर। ये इंटरग्लोब क्या व्यू होगा? तो अभिषेक जी, फंडामेंटल कंपनी में कुछ चेंज नहीं आएगा, फंडामेंटल नंबर्स में कुछ चेंज नहीं आएगा। थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ है, उसको करेक्ट कर देंगे। कंपनी जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी, आने वाले समय बहुत अच्छा है। डेफिनेटली आज 10 रुपये का डाउनसाइड दिख रहा है, क्योंकि डिविडेंड एडजस्टमेंट हुआ है और 40 रुपीज़ करीबन शेयर नीचे खुल रहा है। पर न्यूज़ इतनी भी नहीं नेगेटिव है कि स्टॉक में बहुत आप करेक्शन देखें। फंडामेंटल चेंजेस अगर कंपनी में आए तो डेफिनेटली आप कंपनी में करेक्शन देख सकते हैं। अभी तो इंडिया चाइना का भी एयर रूट खुल गया है, आप बहुत देखेंगे अभी काफ़ी शिफ्ट आएगा और न्यू फ्लाइट एडिशंस भी चाइना की तरफ आएगा, तो आने वाले समय बहुत ही पॉजिटिव है। तो इंडिगो में मैं जैसे बोल रहा हूँ, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनावे। एक बार एक अच्छा खासा ब्रेकआउट जो 6000 के अगर ऊपर स्टॉक ट्रेड करने को स्टार्ट करे तो आप क्विकली 6200 से 6500 के लेवल देख सकते हैं। एवरी डिप मेरे हिसाब से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मैं तो काफ़ी पॉजिटिव हूँ स्टॉक के लिए। ठीक है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है डिप में। इंटरग्लोब एविएशन 5900 के आसपास शुरुआत होगी, 40 रुपए नीचे, लेकिन 6200 रुपए तक जाने का दमखम है। नए रिकॉर्ड पर पहुंचेगा शेयर। बाजार की शुरुआत हो जाएगी 25 सेकंड में और आज अच्छी शुरुआत होने जा रही है। इनफैक्ट जो गिफ्ट निफ्टी भी इंडिकेट कर रहा था ना, उससे बेहतर शुरुआत हम देखेंगे। करीब 100 अंक ऊपर निफ्टी खुलेगा 24,600 के आसपास, लेकिन 24,600 के आसपास है 100 डे EMA। इसको हम देख रहे हैं कि बार बार रिजेक्ट कर रहा है निफ्टी, और पिछले 5 सत्र से अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग उसके ऊपर हो नहीं पा रही है 24,600 के ऊपर। चलिए, शुरुआत हो गई है और निफ्टी की शुरुआत हुई है करीब 90 अंक ऊपर। निफ्टी बैंक की बात करें, शुरुआत करीब 200 अंक ऊपर, 0.25% से ज्यादा की तेजी दोनों के दोनों इंडेक्स में। सेंसेक्स आपको दिखेगा 260 अंक ऊपर, तो 0.3% 0.4% ऊपर आपको तीनों इंडेक्स में शुरुआत हुई है। एडवांस डिक्लाइन का रेशियो शुरुआत में बहुत ही शानदार, 1300 शेयर ऊपर, सिर्फ 380 शेयर इस वक्त नीचे आपको दिखाई देंगे। देखते हैं इसमें कितना परिवर्तन आता है। लेकिन आज अपोलो हॉस्पिटल में ब्रोकरेज रिपोर्ट्स अच्छी, नतीजे अच्छे, शेयर है ये निफ्टी का टॉप गेनर, 4% की तेजी अपोलो हॉस्पिटल में है। हिंडाल्को को लेकर भी रिपोर्ट्स अच्छी आई हैं, 1% ऊपर हम देख रहे हैं कि हिंडाल्को में शुरुआत हुई है। और कुछ और बड़े वेटेज वाले अगर हम शेयरों की बात करें तो HDFC बैंक का शुरुआत करने के संकेत दे तो रहा था 2000 रुपए के ऊपर, लेकिन फिलहाल आपको ये शेयर आधे % ही ऊपर दिखाई देगा। इस वक्त निफ्टी का पिक्चर ये है कि 50 में से 48 शेयर ऊपर हैं और सिर्फ 2 शेयर कमजोर हैं, और दोनों शेयरों में जो कमजोरी है वो हार्डली 0.25% के आसपास की है, एक्सिस बैंक और टेक महिंद्रा में। बाकी आपको मजबूती अच्छी खासी दिखेगी। इस वक्त निफ्टी बैंक पर थोड़ा सा लीड लेते हुए दिख रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो कल हमने देखा था
कि सिर्फ 2 शेयर हरे निशान में बंद हुए थे। आज की तस्वीर ये है कि 12 में से सिर्फ एक्सिस बैंक कमजोर है, बाकी अगर आप देखेंगे तो 11 शेयर मजबूती आपको दिखाई उनमें देखने को मिलेगा। एसबीआई में 0.25% की तेजी है, 825 रुपए के लेवल के पास है। एचडीएफसी बैंक 1980 रुपए के आसपास है। और अगर हम आईसीसी बैंक की बात करें तो हल्के से गेन से कल की गिरावट के बाद 1425 रुपए के आसपास आईसीसी बैंक के भाव आपको दिखाई देंगे। निफ्टी की जो तेजी है वो हो गई है 110 अंकों के आसपास की। इसके अलावा पेटीएम, अच्छी न्यूज, पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए मिली मंजूरी सब्सिडरी को आरबीआई की तरफ से इन प्रिंसिपल नोट मिला है। शेयर में हम 3.5% की अच्छी तेजी देख रहे हैं। नायका के नंबर्स ठीक ठाक आए, शेयर में हम 4% के आसपास की तेजी देख रहे हैं। एचएल को लेकर ब्रोकरेजेस बुलिश हैं, 6000 के टारगेट दिए नुआमा ने। एचएल का शेयर करीब 2.25% आपको ऊपर दिखाई देगा। एनजीएल 1 में तेजी है 2% की। भारत फोर्ज को लेकर भी एक अच्छी खबर आई, ये शेयर भी आपको ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। आरबीएल बैंक में 2.5% के आसपास की नरमी फिलहाल हम देख रहे हैं। मारुति सुजुकी का शेयर भी आ गया है लाल निशान में। तो डिफेंस वाला खेमा आज एक्टिव है। और इसके अलावा हॉस्पिटल शेयरों में अपोलो हॉस्पिटल में आज हम बढ़िया तेजी के साथ कारोबार होते हुए देख रहे हैं। आज बड़े मूव्स कहाँ हैं बाजार में, जरा उसकी चर्चा कर लेते हैं। आप देखिए अपोलो हॉस्पिटल तो ऊपर है ही, इसके साथ साथ अल्केम लैब्स ऊपर है। डिफेंस में भारत डायनेमिक्स के अलावा कोचिन शिपयार्ड में तेजी है 3% के आसपास की। एक शेयर है सीमेंट का, स्टार सीमेंट लगातार चल रहा है, आज भी 3% ऊपर आपको दिखाई देगा। सिटी यूनियन बैंक ऊपर है करीब 2.5% ऊपर। एंजल 1 के शेयर में तेजी है। फार्मा में मैक्स हेल्थ, जीएसके फार्मा, हॉस्पिटल फार्मा, ये स्पेस आज आपको गर्म दिखाई देगा। उसमें स्टाइट्स फार्मा को भी जोड़ लीजिए, करीब 2% की तेजी यहां पर है। तो मेटल, फार्मा, हॉस्पिटल और डिफेंस, ये शेयर आपको शुरुआत में बस करते हुए दिखाई देंगे। कमजोरी कहां पर है? कोरोमंडल लगातार चला था, आज हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, 3% के आसपास की गिरावट है। बलरामपुर चीनी में 3% की गिरावट हम देख रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि ऑयल इंडिया कमजोर है, करीब 1.5%। कैपिटल गुड्स में थर्मेक्स में कमजोरी है। सीएसबी बैंक करीब 1% नीचे कारोबार करता हुआ आपको दिखाई देगा। निफ्टी बैंक के जो गेंस हैं 175 अंकों के आसपास के फिलहाल के हैं। अगर हम इंडेक्स की बात करें कि कहां से सपोर्ट मिला है, तो आज आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो सपोर्ट है वो है मेटल से। मेटल ऊपर है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट जो लगातार पिटाई का शिकार हो रहा है, रियल एस्टेट में थोड़ी थोड़ी बाइंग है, लेकिन कितनी सस्टेन करेगी इसको देखना होगा। 0.25% ऊपर ये इंडेक्स आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर हम नरमी वाले अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो आईटी में सुस्ती है। आईटी आप देखेंगे हल्के से गेंस के साथ कारोबार कर रहा है। वैसे तो कोई भी इंडेक्स फिलहाल आपको नीचे नहीं दिखाई देगा। इंडिया विक्स थोड़ा सा नरम है, 12 सवा 12 के बीच में ही आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी ऊपरी स्वरों से थोड़ा सा हल्का हुआ है, 80 अंकों के आसपास की तेजी है। निफ्टी बैंक अपनी तेजी को गंवाता हुआ सिर्फ 130 अंकों की बढ़त रह गई है। दोनों इंडेक्स 0.25% ऊपर। सीधे चलेंगे अपने एक्सपर्ट्स के पास, उनसे समझते हैं कि बाजार में अभी आपके लिए मौके कहां पर हैं। शानदार लेकर आएंगे ओपनिंग ट्रेड्स। स्वागत है आपका ओपनिंग ट्रेड में। और दोनों इंडिसेस निफ्टी बैंक में गैप अप ओपनिंग आई है और सारे ही सेक्टर इंडिसेस में एक अच्छी अप मूव देखने मिल रही है। लेकिन चलिए ओपनिंग कॉल्स ले लेते हैं एक एक करके। हरीश, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, आपके क्या रहेंगे ओपनिंग कॉल्स? बिल्कुल शरद जी, अगर देखा है तो मार्केट जिस तरीके से बैंक निफ्टी गिफ्ट निफ्टी था उसके हिसाब से ऑलमोस्ट ओपनिंग देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि निफ्टी अभी तक होल्ड नहीं कर रहा है, ऊपर के लेवल से फिर से एक बार नीचे की ओर मूव हो रहा है। तो फिलहाल सपोर्ट की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि 500 के अराउंड है इंटरडे के लिए। उसके नीचे फिसल जाए तो फिर से एक बार निफ्टी 24,450 का लेवल रिटेस्ट कर सकता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अगर देखा तो ब्रॉडर मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है। तो मेरा पहला स्टॉक रहेगा बाय में। देखा है तो ऑटो स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है, उसमें से पहला बाय रहेगा मेरा महिंद्रा एंड महिंद्रा में। अगर देखा है तो महिंद्रा में एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है और कल के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा खासा वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिल रहा था। तो मुझे लगा यहाँ पे एक मोमेंटम बिल्टअप होते नजर आ रहा है और बाय करने की राय रहेगी करंट लेवल्स पे। देखा है तो ऊपर के ओर टारगेट्स बन रहे 3,350 के अराउंड इंट्राडे के लिए, और पोजिशनल बेसिस में देखा है तो 3,400 लेवल्स तक भी जा सकता है स्टॉक प्राइस, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 3,200 का। ये बिल्कुल M&M में जो है खरीदारी की राय आ रही है हरीश की तरफ से। और देखिए कि अच्छी अप मूव जो है सारे ही सेक्टर्स में देखने मिल रही है। अभी कितना सस्टेन करेगा वो उस पे जो है सवाल ज़रूर उठेगा। लेकिन हरीश की तरफ से M&M में आ रहा है टारगेट प्राइस 3350, 3400, स्टॉप लॉस 3200 का है। शरण, आपकी क्या रहेंगे ओपनिंग पिक्स?
शरद, मेरे हिसाब से निफ्टी रियल्टी काफ़ी पिट गया था और बहुत हाई बीटा सेक्टर है। मुझे लग रहा है निफ्टी में एक अच्छी खासी रिवर्सल आ सकती है 24,700 और इवन 25,000 के लेवल्स के लिए। तो मैं बोलूँगा एक कॉन्ट्रा ट्रेड निफ्टी रियल्टी पे ले सकते हैं और मुझे लग रहा है जिस हिसाब से चल रहा है आज का टॉप गेनिंग सेक्टर भी हो सकता है बाय द एंड ऑफ द डे। तो आप डीएलएफ में एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 766 के आसपास। स्टॉप लॉस 10 रुपीज़ रहेगा, 756 इंट्राडे ट्रेड ही है, टारगेट रहेगा 776 और 786 के लिए। तो मुझे रियल्टी में एक अच्छा खासा रिवर्सल आते हुए दिख रहा है। डीएलएफ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है रियल एस्टेट के लिए। सेकेंड, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में थोड़ी अच्छी खासी रिवर्सल देखने मिल रही है, तो मैं एक बार बोलूँगा आप कैम्स में लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं अराउंड 3825 के लिए। स्टॉप लॉस अगेन जस्ट 50 रुपीज़ रहेगा, 3775 के लिए, टारगेट सिमिलर रहेगा 3875 एंड 3925 के लेवल्स के लिए। मुझे लग रहा है दोनों आज एक अच्छे खासे रिवर्सल के लिए रेडी हो गए। ठीक है, 776 और उसके बाद 786 के टारगेट्स डीएलएफ में। रियल एस्टेट प्लेयर्स पर एक नज़र होनी चाहिए, फोकस रेडार पर है, स्टॉक में एक अच्छी मजबूती है। लेकिन आज अच्छी खासी तेज़ी के साथ बाजार की शुरुआत होती हुई और इम्प्लाइड इंडिकेशंस मिल रहे थे और उसी की तर्ज पर हम देख भी रहे हैं कि भारतीय बाजार ने एक पॉजिटिव स्टार्ट तो दिखाया ही है। स्टॉक स्पेसिफिक ओपनिंग के खिलाड़ी पर भी हमारी लगातार नज़र है और इनफैक्ट बाजार खुलने से पहले ही आपको संकेत हमने दिए भी थे कि कुछ तमाम स्टॉक्स पर नज़र रखिएगा ज़रूर। अपोलो हॉस्पिटल, नासा कंज्यूमर, ये सारे स्टॉक्स रिजल्ट बैक्ड एक्शन के चलते आज फोकस रेडार पर हैं। अपोलो हॉस्पिटल के चार्ट्स को देखना चाहिए, मजबूती के साथ यहां पर कामकाज ओपनिंग का खिलाड़ी बनता हुआ अपोलो हॉस्पिटल 5.25% की तेजी, हर लिहाज से हर पैरामीटर पर नंबर्स पॉजिटिव थे। मुनाफे, मार्जिन और रेवेन्यूज के फ्रंट पर जो आंकड़े आए उसके ठीक बाद इनफैक्ट हॉस्पिटल स्पेस, हेल्थ केयर स्पेस एक ऐसा डिफेंसिव स्पेस है जिस पर नजर रखनी भी चाहिए। पोर्टफोलियो में फार्मा सेक्टर में से कोई स्क्रिप्ट आपके पास होनी भी चाहिए। और फार्मा की जब हम बात करते हैं सिर्फ फार्मा सेक्टर नहीं, उसके सब सेगमेंट्स का भी जिक्र, लेबोरेटरी, हॉस्पिटल, हेल्थ केयर, सीडीएमओ, क्रैम्स, ये सारे के सारे स्पेसेस। एक और ओपनिंग का खिलाड़ी आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं, हुनासा कंज्यूमर। ये स्टॉक भी बाजार खुलने से पहले 7 बजे हमने आपके सामने रखा था, आपको बताया भी था कि हुनासा कंज्यूमर ने अच्छे नतीजे पेश किए और इसी के चलते फोकस रेडार पर आज बाजार खुलने के साथ हो सकता है। रेवेन्यू और प्रॉफिट के फ्रंट पर अच्छा खासा एक्शन दिखा था और रिजल्ट बैक्ड एक्शन है जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं। ऑलमोस्ट 9% की तेजी के साथ हुनासा कंज्यूमर में 294 के लेवल्स पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ। लेकिन ओपनिंग के खिलाड़ी के साथ साथ ओपनिंग के फिसड्डी पर भी नजर होनी चाहिए। कोरोमंडल इंटरनेशनल पर देखें, बिकवाली का दबाव आज हावी होता हुआ, करीब 3.5% की गिरावट यहां पर 2314 के लेवल्स पर कोरोमंडल में लाल निशान के साथ गिरावट जो है वो हाथ लगी है। इन तीनों स्टॉक्स पर ओपनिंग के खिलाड़ी और साथ ही ओपनिंग के फिसड्डी पर नजर रखिएगा जरूर। अपोलो हॉस्पिटल, हुनासा कंज्यूमर में एक्शन और कोरोमंडल इंटरनेशनल में डाउनसाइड एक्शन। लेकिन आप पेटीएम के चार्ट्स को पुल अप करते हैं और पेटीएम पर भी फोकस है बिकॉज आरबीआई ने कंपनी के ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस को मंजूरी दे दी। इसके मायने क्या है? इसका मतलब यह है कि देश में पेमेंट गेटवे और डिजिटल पेमेंट सर्विसेज का विस्तार जो है कंपनी अब इस अप्रूवल के बाद कर सकेगी। 5.5% तक के गेन्स हैं और ब्रोकरेजेस के भी रेडार पर है। रेगुलेटरी क्लियरेंस मिले हैं और एनालिस्ट की अगर माने हरीश 1400 तक के टारगेट्स एंटिसिपेट किए जा रहे हैं पेटीएम में। बिग शो ऑफ द डे कहना चाहिए। 1000 के लेवल्स पार कब करेगा ये सवाल होता था पेटीएम के लिए, अब 1400 के लेवल्स की भी बातें हो रही हैं हरीश। बिल्कुल मानसी जी, अगर देखा है तो पेटीएम के चार्ट स्ट्रक्चर में देखिए जितना वीकनेस हम लोग निफ्टी इंडेक्स में देख रहे हैं, लेकिन वहां पे भी उस टाइम पे भी मुझे लग रहा है कि जो स्टॉक है क्लियरली आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। अगर देखा है तो कंटिन्यूस अप ट्रेंड होल्ड करके रखा हुआ है स्टॉक प्राइस में। मुझे लग रहा है कि जो प्रीवियस हाइस थे जो क्लियरली निकल चुका है स्टॉक प्राइस और उसके ऊपर कंसिस्टेंटली होल्ड कर रहा है। जो दिसंबर 2024 के हाइस थे तो उसके ऊपर 1065 का लेवल था, वो तो उसके ऊपर कंसिस्टेंटली होल्ड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म में बुलिश ट्रेंड रिवर्सल देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि आगे जाके जैसे आपने बताया बिल्कुल 1400 के लेवल्स तक का इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वहां पे टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। अगर उसके ऊपर निकल जाता है मुझे लग रहा है कि और भी एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि ऊपर के लेवल देखा है तो जो रेजिस्टेंस जोन था वो उसके ऊपर निकल चुका है स्टॉक प्राइस। तो मुझे लग रहा है कि 1500 से लेके 1550 तक भी लेवल देखने मिल सकता है एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखा जाए तो करंट लेवल्स पे अगर किसी ने बाय नहीं किया तो करंट लेवल्स पे बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा 50% अभी और थोड़ा नीचे डिप में मिलता है तो और थोड़ा एड ऑन कर सकते हैं। लेकिन जिसने बाय किया है बिल्कुल होल्ड रखना चाहिए। ऊपर 1400 का इमीडिएट टारगेट्स बनेंगे, उसके ऊपर निकला तो 1500 का भी ऊपर के लेवल देखने मिल सकते हैं। और स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से थोड़ा 1065 का स्टॉप लॉस बनेगा। स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए
पेटीएम में। राइट, और पेटीएम 1181 के स्तर, स्टॉप लॉस क्या बताएं हरीश आपने? 1065। ओके, 1065। और पेटीएम के लिए शरण ने एक बड़ी क्रिएटिव लाइन हमें बताई अभी अभी, और ये क्रिएटिव लाइन है कि स्टॉक घर वापसी कर रहा है अपने आईपीओ प्राइस की तरफ, और 2150 आईपीओ प्राइस था शरण, इफ वी रिमेम्बर जब आईपीओ आया था, और जिन्हें आईपीओ लगे थे, जिन्हें आईपीओ में स्टॉक लगे थे, उसके बाद लगातार इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे, क्योंकि आईपीओ के ठीक बाद स्टॉक की चाल हमने देखी थी, इफ यू गाइस रिमेम्बर। जी बिल्कुल, आई थिंक 2022-2021 का ये पीरियड था, और इसको क्लास ऑफ 2022 या क्लास ऑफ 21 कहा जाता था। तो फर्स्ट वेज ऑफ जो स्टार्टअप्स आए थे बहुत हाईली वैल्यूड था, बहुत बातचीत भी हुई थी कि वैल्यूएशंस इतने महंगे क्यों हैं, प्रॉफिटेबिलिटी का एक इशू था। लेकिन अब देखिए प्रॉफिटेबिलिटी का बात तो हो चुका, अब जो है रेगुलेटरी अप्रूवल्स देखने मिल रहे हैं, जिस तरह भारत का चेंजेस आए हैं पूरे डिजिटाइजेशन में, तो लगता है कि एक क्या कह सकते हैं कि बड़ा लॉन्ग टर्म थीम आ रहा है। एक बार चार्ट दिखा दे डायरेक्टर साहब, ये देखिए, ये जो पूरी कहानी है पेटीएम की 2021 से लेके जो कहानी शुरुआत हुई है, लिस्टिंग से लेकर, अब वो देखिए लिस्टिंग से अब गिरावट आई, उसके बाद थोड़ी अप मूव आई, फिर रेगुलेटरी इश्यूज आया वही 1.5 से 2 साल पहले, फिर एक रिकवरी आई पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी को, और अब जो है वापस से अपनी जो है रेस पकड़ी हुई है। तो एक अच्छा जर्नी था पेटीएम का, बट बहुत जो इन्वेस्टर्स डे 1 से जुड़े हुए उनके लिए तो थोड़ा सा ब्लड प्रेशर जरूर बढ़ा है। अब ये इंतजार शायद इतना जल्दी नहीं, लेकिन खत्म हो सकता है, क्योंकि स्टॉक जो है आगे तेजी की तरफ चल तो रहा है, रेगुलेटरी अप्रूवल्स भी मिल रहे हैं, और डिजिटल क्रांति ये हमने देखी थी 2021 के बाद ही, और इस डिजिटल क्रांति और न्यू एज स्पेसेस की लिस्ट में, इस फहरिस्त में ये स्टॉक भी रहता है। लेकिन जहां हम न्यू एज स्पेसेस की बात कर रहे हैं, स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, नासा कंज्यूमर पर भी नज़र होनी चाहिए। और शरण, आपसे एक टेक इस पर जानना चाहूँगी, ओपनिंग का खिलाड़ी तो है ही ये स्टॉक, और क्यों ना हो हर मायने में नासा कंज्यूमर की भी अगर बात करें, स्टॉक में मूवमेंट आज के सत्र की चाल दिखानी चाहिए। नासा कंज्यूमर में अच्छा खासा एक्शन आज के सत्र में देखने को मिला है। Q1 में कंज्यूमर्स के पर्टिकुलर सेगमेंट, इनके बिजनेस सेगमेंट्स जो हैं, नंबर्स जो हैं ठीक रहे, इसके चलते देखिए बात करते करते 9% की तेज़ी थी, ये अब 11% की तेज़ी में बढ़ चुकी है। शरण, मानसी, जैसे मैंने बोला, स्टॉक में एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 300-310 के आसपास। आई थिंक जब उसके ऊपर ही ट्रेड करने को स्टार्ट करेगा, अभी स्टॉक जस्ट अपने 200 डे EMA को रीटेस्ट कर रहा है, और जब जब स्टॉक नीचे से ये लेवल पे आता है, आपको थोड़ी बहुत रिजेक्शन देखने मिल सकती है। एक बार 300-310 के लिए एटलीस्ट फॉर अ वीक अगर अपसाइड ट्रेड करता है, तो स्टॉक में एक ट्रेंड रिवर्सल माना जाएगा। तब तक मुझे लग रहा है एक रेंज बाउंड है स्टॉक, नीचे के तरफ अराउंड 250 से लेकर 260 का लेवल है, ऊपर 300 से 310 का छोटा सा रेजिस्टेंस है। एक बार आइदर साइड जाएगा तो हम लोग स्टॉक को रिव्यू करेंगे। अभी के लिए मुझे ज़्यादा और अपसाइड नहीं दिख रहा है स्टॉक में। काफ़ी ज़्यादा चल गया होनासा, मतलब जितना चलना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा 10% की तेज़ी होनासा में हम देख रहे हैं। हालांकि लोगों के पैसे बहुत गंवाए हैं, इस शेयर ने काफ़ी ज़्यादा पिटाई हुई थी, और अब ये रिकवरी वाले फेज़ में है। 200 के नीचे जाने के बाद अब ये 300 के ऊपर जाने के लिए तैयार है होनासा कंज्यूमर। लेकिन बाजार पर अगर नज़र डालें तो कहानी वही है जो रोज़ हम देख रहे हैं कि बाजार अगर ऊपर जाता भी है तो वहाँ पर टिक नहीं पाता है। दिक्कत ये आ रही है, जो 100 अंकों की तेज़ी थी निफ्टी में, वो रह गई है 60 अंकों के आसपास की, और निफ्टी बैंक में जो तो हम 200-250 अंकों की तेज़ी देख रहे थे, वो रह गई है सिर्फ 70 अंकों के आसपास की। यानी कि ऊपरी स्तर से करीब करीब हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक आ गया है 250-250 अंक नीचे, गेंस रह गए हैं सिर्फ 70-80 अंकों के आसपास के। हालांकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी भी बेहतर है, करीब 650 शेयर अगर कमजोर है तो 1650 से ज्यादा शेयर आज मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन निफ्टी बैंक की एक बार पिक्चर जरा अगर हीट मैप आप दिखा सकते हैं तो दिखा दीजिए कि कौन कौन से शेयर सपोर्ट कर रहे हैं, कहां से आज के सत्र में प्रेशर आ रहा है। आईसीआईसीआई बैंक देखिए कल की गिरावट के बाद आज फिर से नरम है ये, हालांकि गिरावट जो है वो है 0.25% से भी कम की। एक्सिस बैंक कमजोर है, इसके अलावा हम देख रहे हैं इंडसइंड बैंक में भी आज कमजोरी है। लेकिन एसबीआई थोड़ी स्ट्रेंथ के साइंस दिखा तो रहा है, 825 रुपये के आसपास एसबीआई का शेयर है। और इसके अलावा एचडीएफसी बैंक कल हमने देखा 1% से ज़्यादा की गिरावट रही। तेज़ी कितनी आज है? सिर्फ 0.25% के आसपास की। तो ये 3 शेयर कमज़ोर हैं और आप देखेंगे कि 9 शेयर मजबूत हैं। लेकिन निफ्टी बैंक बावजूद उसके सिर्फ 100 अंकों की तेज़ी इस वक्त रह गई है।
शरण, आपसे एक बार फिर से व्यू चाहिए एसबीआई के शेयर को लेकर। हमने बहुत पहले चर्चा की थी कि एसबीआई कब चलेगा। अब तो ब्रोकरेज के टारगेट भी आ गए हैं, सीएलएसए ने 1050 के टारगेट दिए हैं, लेकिन 825 के आसपास के ही भाव हैं एसबीआई के। आपको लगता है कि 800 वाला रेंज तो छोड़ने की कोशिश कर रहा है? क्या एसबीआई पर बुलिश होने का समय आ गया है? तो अभिषेक जी पहले भी बोला था 830 का एक लेवल है, उसके ऊपर जिस दिन स्टार्ट करेगा ट्रेड होने फॉर 1 या 2 दिन के लिए आप टोटल रिवर्सल देखोगे एसबीआई के स्टॉक प्राइस में। अभी जब वहाँ पे आता है एक छोटी सी रिजेक्शन आ जाती है। अभी भी पिछले दिन मेरे को लगता है 820 या 25 का हाई मारा और वहाँ से थोड़ी आपको डाउनसाइड देखने मिली। अभी 820 के लेवल्स है। एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है छोटा खासा। तो 830 का लेवल सिस्टम में होना चाहिए। मुझे लग रहा है जिस दिन ये 830 के ऊपर ट्रेड करने स्टार्ट करे 1 या 2 दिन के लिए आप अच्छा खासा रिवर्सल देख सकते हो, जो स्टॉक को 875 इवन 900 के लेवल्स पे ले जा सकता है। और मुझे लग रहा है ये रिवर्सल आपको 15 अगस्त के बाद शायद से देखने मिलेगा, अगर गुड न्यूज़ आ गई ट्रंप और पुतिन के मीटिंग के बाद। मुझे लग रहा है एसबीआई में अच्छी खासी आप ब्रेकआउट देख सकते हैं 830 के ऊपर। ठीक है, 830 अगर पार कर ले एसबीआई तो फिर आप 900 रुपए तक के भी टारगेट आप एसबीआई के शेयर में देख सकते हैं। थोड़ा ना पहले के मुकाबले थोड़ा मजबूत लग तो रहा है एसबीआई, क्योंकि थोड़ा वीकनेस वाले बाजार में भी ना एसबीआई मतलब गिर नहीं रहा है। 822 रुपए के भाव आपको दिखाई देंगे। एक और एक्सपर्ट को शामिल कर लेते हैं, यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए आज के सत्र में। गुड मॉर्निंग। आपके ट्रेड से शुरुआत कर लेते हैं, फटाफट बता दीजिए आपने कौन से स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए, कहां पर पैसे बन जाएंगे आज? प्रभात अभिषेक जी, सो मुझे मेटल सेक्टर में आज ट्रैक्शन लग रहा है। जिंदल स्टील में देख रहा था बट अभी वो थोड़ा सा ऊपर आ गया है, तो मुझे लगता है अगर ये डिप पे मिलता है अराउंड दी लेवल्स ऑफ 1003 के आसपास, तो इसमें बाय करके चलना चाहिए। और यहाँ पर जो हमें स्टॉप लॉस रखना है वो रखना है 980 का, और जो अपसाइड के जो टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1040 के। सो जिंदल स्टील काफी बेहतर लग रहा है। यहाँ पे काफी लंबे समय के कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, और इसके जो मूविंग एवरेजेस है वो भी, उनके जो स्लोप्स है वो भी ऊपर की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक अच्छा विकल्प रहेगा अगर ये 1003 के आसपास मिलता है तो। दूसरा जो स्टॉक है वो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल लिमिटेड है। यहाँ पर मुझे फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नजर आ रहा है आवरली के चार्ट्स पर, और एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन ब्रेक थ्रू भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इस स्टॉक में। तो 930 के आसपास आप इसको बाय करके चले, और इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 910 का, और जो अपसाइड के जो टारगेट आते हुए दिखाई दे रहे हैं वो आ रहे हैं 970 के। तो पहला है जिंदल स्टील और दूसरा है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल लिमिटेड। ठीक है, जेएसपीएल के लिए 980 का स्टॉप लॉस, 1040 के टारगेट, और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल के लिए 970 के टारगेट, 910 रुपए का स्टॉप लॉस। ये दो तेजी के शेयर होंगे लक्ष्मीकांत जी की तरफ से। लेकिन बाजार की अगर बात करें, निफ्टी के गेंस 64 अंकों के आसपास के हैं। एक शेयर फर्टिलाइजर एग्रोकेमिकल स्पेस से जरा स्क्रीन पर लेकर आइए, और वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल। ये महीना इसके लिए अच्छा जा नहीं रहा है, क्योंकि लगातार ये डाउन ट्रेंड में अभी ये शेयर आपको दिखाई देगा। आज फिर से जो गिरावट है 4-4.5% के आसपास की है। तो 31 जुलाई से पहले जो भी गेंस है करीब हफ्ते 10 दिन के, वो सारे के सारे इरोड हो गए हैं, और ये 2300 रुपए के नीचे ये शेयर फिलहाल आपको दिखाई देगा। शरण जी, आप ही व्यू दीजिए, कोरोमंडल 4.5% की गिरावट, और कितना गिरेगा? और मान लीजिए किसी की अगर तेजी की पोजीशन है, कब सौदे काट लें, कब निकल जाएं इससे? अभिषेक जी, डिसेंट सपोर्ट है 2200 के आसपास। वहाँ से ही स्टॉक 1-2 बार रिवर्सल अच्छा खासा दिखाया है। तो अगर 2200 के आसपास आवे तो मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस, अगर किसने लॉन्ग किया सिस्टम में 2200 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होता है। अगर 2200 के नीचे बंद होने को स्टार्ट करेगा स्टॉक, अपना एक बार अपने 200 डे EMA को रीटेस्ट कर सकता है, जो अराउंड 2090 या 2100 के लेवल्स है। इसके लिए 2000 का स्टॉप लॉस सिस्टम में होना चाहिए। अभी स्टॉक की जिस हिसाब से चाल है, मुझे लग रहा है अपने 100 डे EMA के आसपास है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी रिवर्सल आने के चांसेस है। चार्ट पे इतना भी वीक नहीं है स्टॉक, क्या बहुत ही गिर जावे, बस फिर भी सिस्टम में स्टॉप लॉस डालना बहुत ज़रूरी है। तो 2200 का स्टॉप लॉस ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस होना ही चाहिए। बिल्कुल, देख रहे हैं कोरोमंडल इंटरनेशनल पे भारी गिरावट देखने मिल रही है। कल ऑफकोर्स सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स चल रहे थे, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ फ्लो आई थी
कि चाइना ईज कर रहे हैं आपके फर्टिलाइज़र इंपोर्ट्स जो भारत पे आ रहे हैं। लेकिन चलिए, निफ्टी थोड़ी सी करेक्शन ज़रूर आ रही है, बट अभी भी अप मूव जो है हरे सिग्नल पे 24,550 लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। मुझे मेटल स्पेस पे जो है बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। हमने कल भी आपको बता दिया था कि मेटल स्पेस पे एक अच्छी अप मूव देखने मिल सकती है, और कल मेटल काउंटर्स में स्ट्रेंथ भी आया। अभी देखिए डेज हाई पे है, 1.5% जो है मेटल इंडेक्स ऊपर है, और इंटरेस्टिंगली एक हिस्टोरिक बिल भी पास हो गया है आपका मिनरल्स और मेटल्स का। और 2 साल के बाद इंडिया एक नेट आप कह सकते हैं एक्सपोर्टर स्टील का बन गया, अगर अप्रैल टू जुलाई की डेटा के बाद की। ये बात हमने आपको पहले बता दी थी। एक एक करके 2 मेटल काउंटर्स के मेरे सवाल रहेंगे। सबसे पहले ऑफकोर्स हिंडाल्को के रहेंगे। नतीजे तो ठीक ठाक थे, लेकिन जो कमेंट्री आई है वो थोड़ी सी इनकरेजिंग है। सबसे पहले लक्ष्मीकांत जी, एक बार हिंडाल्को पे आपकी राय लेना चाहूँगा। डेज हाई पे है, स्टॉक लगभग 3.5% ऊपर है 690 लेवल्स पे, और हालांकि मंथली बेसिस पे तो कुछ ज़्यादा अपमूव नहीं आया है। आपको लगता है ये सस्टेन कर पाएगा ये अपमूव, और एक छोटे ही समय के लिए अगर ट्रेडिंग कॉल्स बनते तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे? लक्ष्मीकांत जी। ये देखिए अगर टाटा हिंडाल्को का अगर हम चार्ट देख रहे हैं तो वहां पर एक अवर्ली चार्ट पर तो ब्रेक थ्रू मिल गया है, बट अभी फिलहाल अपने ये प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास ही जाता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 695 700 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि अगर 695 700 के आसपास अगर ये स्टॉक कंसोलिडेट होता है तो फिर हमें एक अच्छा खासा ब्रेक थ्रू उसके बाद देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर 695 700 के पास कुछ कंसोलिडेशन बनता है तो देन आफ्टर इसमें ट्रेड करने की गुंजाइश बनती है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक काफी ऊपर की तरफ निकल चुका है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नहीं दिखाई दे रहा है इंट्राडे के चार्ट्स पर। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के चार्ट्स पर देखें तो डेफिनेटली इसको बाय करके चलना चाहिए। उस दौरान जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 665 का, और एक बार ये 700 के ऊपर सस्टेन होता है तो देन आफ्टर यहाँ से हमें 755 765 तक का रेंज देखने को मिल सकता है हिंडाल्को में। इंपॉर्टेंट लेवल्स 750 765 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, लेकिन अपनी ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस ज़रूर बना के रखे। और 2-3 और अहम न्यूज़ फ्लोज आए हैं जो इस तरह मेटल्स और मिनरल्स को सपोर्ट करे। 2 तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक चीज़ और बता देता हूँ कि ट्रंप ने चाइना टैरिफ को पॉज किया था 90 डेज़ के हिसाब से, तो वो एक छोटी रिलीफ देखने मिली है। मैक्रो डेटा उतना ख़राब आया नहीं है चाइना से, और चाइना का एक अगले महीने मिलिट्री पैरेड भी होने वाली है, तो कुछ कुछ एरियाज़ में प्रोडक्शन कट्स भी देखने मिल सकते हैं। हालांकि प्राइसिंग अभी भी अच्छे, आयरन और भी टुवर्ड्स द हायर प्राइस दिख रहे हैं। नाल्को पे भी एक्चुअली राय लेना चाहूँगा। शरण, एक बार नाल्को की चार्ट को देखें, स्टॉक 2.5% ऊपर है। यहाँ पे क्या रणनीति होनी चाहिए? ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी भी फेवरेबल है, एकदम शॉर्ट टर्म के लिए बताएंगे क्या टेक्निकल लेवल्स रहेंगे? तो शरद, आई थिंक हिंडाल्को का रब ऑफ इफेक्ट नाल्को पे भी आ रहा है। शॉर्ट स्टॉक अपने अच्छे 200 डे ईएमए से अच्छे खासे रिवर्सल दिखा रहा है। एक छोटा सा रेजिस्टेंस है अराउंड 192 के आसपास। मुझे लग रहा है 192 के ऊपर अगर ब्रेकआउट करे तो आपको फास्ट 196 और 200 के और लेवल्स दिखा सकते हैं। एक शॉर्ट टर्म प्ले करना है तो कर सकते हैं। स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है चार्ट्स पे। 2 to 3 डेज़ के लिए मुझे लग रहा है ये प्ले अच्छा है। 190 पे बाय कीजिए, 192 के आसपास ब्रेकआउट है, टारगेट ऑफ 200। ओके, 192 के लेवल्स के ऊपर एक ब्रेकआउट नज़र आ सकता है, फिर 200 के लेवल्स भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। एंटिसिपेट करके चल रहे हैं शरण। नाल्को के स्टॉक प्राइस पर 2.5% के गेंस हैं। यहाँ से तेज़ी जो है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन मेजर कंट्रीब्यूटर्स की बात कर लेते हैं, मार्केट ब्रेथ को एक बार देख लेते हैं और इंडिया विक्स फेयर इंडिकेटर क्या कर रहा है इस पर भी नज़र डालते हैं। आज के सत्र में हम देख रहे हैं मेटल काउंटर्स में अच्छा खासा एक्शन है, और ये कल इनफैक्ट आपको याद होगा मैं और शरद बात कर रहे थे, और शरद ने तब बताया भी था कि मेटल स्टॉक्स पर फोकस रखिएगा ज़रूर, बिकॉज वहाँ पर जो चैलेंजेस थे वो चैलेंजेस खत्म हो रहे हैं, और इसी के चलते मेटल स्टॉक्स में शाइन जो है वो बढ़ती नज़र आ सकती है। आज के सत्र में निफ्टी मेटल इंडेक्स 150 अंकों की मजबूती दिखाते हुए, फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स में स्पाइक अप्स नहीं है, गिरावट है। ये गिरावट एक पॉजिटिविटी है, एटलीस्ट रिलीफ है, और इसी के साथ साथ लगातार हमारे डीप डाइव रिसर्च स्टॉक्स भी आपके स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं, और पॉजिटिव आउटलुक वहाँ पर, चाहे फिर वो लेबॉर्ट्री काउंटर्स से जुड़े स्टॉक लॉरस लैब हो या फिर JSW हो, टीटागढ़ रेल हो, 3.5% की तेज़ी रेलवे स्टॉक्स में लगातार कई सेशन से हम मजबूती का रुझान देख रहे हैं। हालांकि बटा हुआ कामकाज जिस वक्त बाजार में देखने को ज़रूर मिलेगा। आज का मार्केट पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन चैलेंजिंग है, ट्रिकी है। स्टॉक वाइज आपको अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है तो बहुत ही सोच समझ कर एंट्री अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी चाहिए, और
सेक्टर वाइज अगर देखेंगे आईटी सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर को अगर छोड़ दीजिएगा, उसके अलावा हर सेक्टर में अच्छा एक्शन नज़र आ रहा है। ऑन दी फेस ऑफ इट मेटल सबसे आगे, रियल एस्टेट, ऑटो, फार्मा, मीडिया, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग, एनर्जी, इन दिस ऑर्डर अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे हैं। जहां हम मेटल स्टॉक्स की बात कर रहे हैं और रियल एस्टेट स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, फार्मा सेक्टर पर भी एक नज़र होनी चाहिए। एल्कम लैबोरेटरीज और डिविज लैबोरेटरीज के स्टॉक, अपोलो हॉस्पिटल में तो मजबूती है ही, लेकिन एल्कम और डिविज करीब करीब 3% की तेज़ी दिखाते हुए साथ साथ मैक्स हेल्थ केयर के चार्ट्स को भी पुल अप कर लेते हैं। लक्ष्मीकांत जी भी हमारे साथ हैं। लक्ष्मीकांत जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। 2.5%, 3% गेंस मैक्स हेल्थ केयर पर, 1293 के स्तर। ये स्टॉक में एक रिसर्च हमने तैयार की थी आई थिंक 2 महीने पहले, जब ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स जो थी वो सारी हमने कोलेट कर बताया था कि एंटिसिपेशन है, हमारी रिसर्च ये कहती है कि 1400 तक के टारगेट्स भी नज़र आ सकते हैं। 1300 तक तो ये जा रहा है लक्ष्मीकांत जी, मैक्स हेल्थ केयर, और साथ साथ आपके ट्रेडिंग आइडियाज़ भी हो तो बताइएगा। सुप्रभात मानसी जी, और ट्रेडिंग आइडिया के बारे में तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और रही बात स्टॉक की, तो काफ़ी अच्छा बुलिश ट्रेंड दिखाई दे रहा है इस स्टॉक में। अभी फिलहाल ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई 1290 के ऊपर निकलता हुआ नजर आ रहा है। एक स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है 20 डीएमए लेवल के आसपास। मुझे लगता है कि जब तक इसके ऊपर रहेगा तब तक इसमें तेजी बरकरार रहेगी। 1240 के स्टॉप लॉस, 1255 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें ट्रेड किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में यहाँ से हमें 1355, 1370 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो ओवरऑल ट्रेंड काफ़ी बुलिश है, तो एक स्विंग ट्रेड यहाँ पर 1255 के स्टॉप लॉस के साथ मैक्स हेल्थ में लिया जा सकता है। जो अपर साइड के टारगेट रहेंगे, फर्स्ट टारगेट 1355 का रहेगा, और उसके ऊपर सस्टेन होता है जो सेकंड टारगेट 1370 का रहेगा। ठीक है, सो 1370 ये टारगेट नज़र आते हैं, और उसके बाद 1400 तक भी ये स्टॉक जाने के पूरे आसार नज़र आते हैं, सक्षम है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे पिछले 2 महीनों के चार्ट्स भी अगर निकाल कर देखेंगे तो अच्छी मजबूती पाएंगे। लेकिन चलिए, अब इक्विटी मार्केट्स टेक्निकल फंडामेंटल नज़रिया लगातार आपको बता रहे हैं, ऑप्शन की एक रणनीति भी बताते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन में। सेंट्रम ब्रोकिंग से नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं अपनी ऑप्शन की रणनीति लेकर। नीलेश, गुड मॉर्निंग, बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। देखिए, खरीदारी पर फोकस है और जो स्टॉक रडार पर आया है वो है पॉलीकैब। काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद इस पर्टिकुलर काउंटर में हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। केईआई, पॉलीकैब, इनफैक्ट दोनों ही स्टॉक में अच्छा मोमेंटम है। तो यहाँ से हम एक फॉलोअप मूव एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं काउंटर में 7100 से 7200 का। इसीलिए यहाँ पे 7000 का आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह होगी, जो फिलहाल 115 के आसपास ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस रखना होगा 85 का, एंड टारगेट 170, 195 के होंगे। इसके लॉट साइज के लिहाज से जो रिस्क पर लॉट है वो अप्रोक्सीमेटली 4200 का है। अप्रोक्स रिवॉर्ड यहाँ पे 10,000 तक के बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो ओवरऑल हम पॉलीकैब में थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिहाज से एक मोमेंटम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह होगी। खरीदारी की राय, पॉलीकैब 7000 की कॉल खरीदने की राय, 115, 120 के स्तर पर खरीदें। लक्ष्य 170 का पहला, 195, 195 तक किया जा सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा 85 रुपए का। वर्कआउट करने पर 10,000 तक का मुनाफा, मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट 10,000 का। अगर रिवर्स जाती है तो 4,200 का नुकसान भी होने की संभावना है यहाँ पर। नीलेश, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑप्शन की रणनीति हमें बताने के लिए। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख रुपए का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है। वहीं मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च भी होता है। और इसी वजह से अपने सलाहकार, अपने एडवाइजर से बात करें, समझें और उसी के बाद एफएनओ ट्रेडिंग में उतरें, क्योंकि ये रिस्की हो सकती है। एक और स्टॉक है जो कि मेरे रेडार पर इस वक्त आ रहा है, वो है जेएम फाइनेंशियल। इस स्टॉक में इस वक्त हम देख रहे हैं एक शार्प अपसर्ज, 9% की तेजी के साथ ये स्टॉक जो है 176 के स्तर पर ट्रेंड करता हुआ लगातार पिछले कुछ सेशन से स्टॉक में बढ़िया तेजी है। सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने ऑलमोस्ट 15% के गेंस दिखाए हैं। एब्सोल्युटली बिग शो ऑफ द डे। शरण, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे 176, 177 के लेवल्स पर जेएम फाइनेंशियल लुकिंग गुड। लास्ट 5 सेशंस के चार्ट्स अगर देखेंगे तो 1 महीने के कंपैरिजन में
तो मानसी जी, इनके रिजल्ट्स भी बहुत ही अच्छे आए थे वाई वाई। कंपनी की कमेंट्री और आगे का फ्यूचर प्लानिंग भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, और जिस हिसाब से कमेंट्री थी उस हिसाब से स्टॉक एकदम परफेक्टली रिएक्ट कर रहा है। स्टॉक ने एक पिछला हाई बनाया था अराउंड 180 के आसपास। मुझे लग रहा है एक बार 180 के ऊपर अगर ट्रेड करने स्टार्ट कर सकता है आप, और अपसाइड देख सकते हैं। स्टॉक का ऑल टाइम हाई है करीबन 193 के आसपास, ये 190 से 193 के आसपास। तो मुझे लग रहा है एक बार 100% स्टॉक मुझे जिस हिसाब से चल रहा है 190 के लेवल्स रीटेस्ट कर सकता है। वहाँ पे एक बार अगर कंसोलिडेट करके अगर ब्रेकआउट करे तो आने वाले समय में और आप हायर लेवल देख सकते हैं 210 230 के लिए। ओवरली जिस हिसाब से कंपनी के फंडामेंटल्स है, जिस हिसाब से रिजल्ट्स आए हैं, जिस हिसाब से कमेंट्री आई है, मुझे लग रहा है आने वाला समय जेएम फाइनेंशियल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए जिसने पोजीशन बनाई है डेफिनेटली बनाए रखे लॉन्ग टर्म के लिए, मगर एक बार स्टॉप लॉस ज़रूर सिस्टम में 150 का डाल दीजिए। अगर 150 का एट एनी टाइम ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस नीचे ट्रेड करता है, एक बार एग्जिट कीजिए, अपने प्रॉफिट लीजिए, फिर आगे चल के रिव्यू करेंगे। मैं जिस हिसाब से स्टॉक का मूवमेंट है, मुझे लग रहा है एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिख सकता है टूवर्ड्स 190 के लेवल्स के लिए। तो 190 तक के लेवल्स हैं। और शरण, प्रॉफिट बुकिंग की राय नहीं दी राइट आपने? नो, इट्स नॉट अ प्रॉफिट बुकिंग। एग्जिस्टिंग पोजीशन को इंटैक्ट रखने की राय है। इनफैक्ट 150 का स्टॉप लॉस पोजीशन को इंटैक्ट रखिए, ये राय। और यहाँ से तेजी कन्विक्शन और बढ़ेगा। इनफैक्ट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप बने रहें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है मार्केट लाइव में। बाजार का मूड आज अच्छा लग रहा है क्योंकि निफ्टी ने लगा दी है सेंचुरी। लेकिन जरूरी यह है कि इस गेंस को टिका के रखा जाए, क्योंकि कल हमने देखा था कि 24,700 के आसपास निफ्टी गया तो, लेकिन जो क्लोजिंग हुई थी वो दिन के निचले स्तर 24,500 के नीचे आकर हुई थी। आज नतीजों का पूरा एक्शन बाजार में दिख रहा है। आप देखिए अपोलो हॉस्पिटल, हर पैरामीटर पर नतीजे अच्छे आए। आगे कैपेक्स को लेकर भी बड़े प्लान्स हैं और 6% ऊपर ये शेयर आपको दिखेगा। निफ्टी का है टॉप गेनर हिंडाल्को, जैसा कि शरद बता भी रहे थे कि चाइना को लेकर जो रियायत दी है अमेरिका ने 3 महीने की, और उससे मेटल शेयरों को बेनिफिट निश्चित तौर पर होगा। और हिंडाल्को को लेकर ब्रोकरेजेस भी बुलिश हैं। शेयर ये 4.5% ऊपर है। ब्रोकरेज हिंडाल्को के अलावा हम देख रहे हैं कि टाटा स्टील हो गया, वेदांता हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, ये तमाम शेयर आज आपको ऊपर दिखाई देंगे। इसके अलावा पेटीएम को लेकर जो पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिलने की जो खबर आई, पेटीएम का मूड काफी अच्छा है। एफएसएन ई कॉमर्स, नायका में 3.5% की तेजी है नतीजों के बाद, होनासा कंज्यूमर। तो जहां भी नतीजे अच्छा है ना, वो सारे के सारे शेयर आपको चलते हुए दिखाई देंगे। निफ्टी बैंक के हालांकि गेंस थोड़े से ना सीमित है क्योंकि आईसीसी बैंक नहीं चल रहा है, एचडीएफसी बैंक से भी उतना सपोर्ट नहीं है, तो जो वेटेज वाले शेयर्स हैं ना वो बहुत मोमेंटम को बना नहीं रहे हैं। तो जो गेंस है 0.25% के आसपास के ही हैं। इंडसइंड बैंक 1% कमजोर है, सबसे ज्यादा ये गिरने वाला शेयर आपको निफ्टी में दिखाई देगा। और कल की बड़ी अच्छी तेजी के बाद मारुति सुजुकी में हल्की सी गिरावट आज के सत्र में हो रही है। लेकिन एक शेयर जिस पर आपसे व्यू जानना चाहेंगे लक्ष्मीकांत जी, वो है बीएसई का। लगातार हम शेयर को गिरते हुए देख रहे थे। अगर इसके हम 3,030 रुपए के आसपास ये शेयर गया था, वहां से अगर देखेंगे तो ये शेयर करीब 20% से ज्यादा करेक्ट हो गया था, 24 रुपए के नीचे गया था। आज ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ट्रस्ट करें इस पर, तेजी करें इसे देखकर, या फिर एग्जिट के लिए या फिर ऊपर शॉर्ट करने के लिए बेहतर मौके बनेंगे इसमें? देखिए अभिषेक जी, काफी लंबे समय से स्टॉक अपने साइडवेज बैंड में ही ट्रेड कर रहा है। अपर साइड के रेजिस्टेंस 2600 के आसपास आ रहे हैं, और वहीं पर जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 2280 का है। हाँ, इंट्राडे बेसिस पर जिस तरीके से आज के मोमेंटम दिख रहा है डेली इंट्राडे के चार्ट्स पर, तो मुझे लगता है एक शॉर्ट टर्म पुल बैक आ सकता है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 2560 2580 के आसपास। बट 2600 के आसपास एक रेजिस्टेंस भी है, तो इंट्राडे के लिए तो इसमें ट्रेड किया जा सकता है। उस दौरान यहाँ पर जो स्टॉप लॉस हमें लगाना है वो लगाना है 2340 का, और जो अपसाइड के टारगेट रहेंगे 2580 के। बट जो जैसे हम बोलते हैं ना कि जहां से एक बार स्टॉक निकलता है तो वहां से हमें अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिलते हैं। तो वो जो लेवल है वो 2600 का है, तो एक बार ये 2600 के ऊपर सस्टेन होगा तो मुझे लगता है कि वहां से फिर ये अपसाइड स्ट्रक्चर को रिज्यूम करेगा, और देन आफ्टर फिर हमें अपर साइड के लेवल देखने को मिलेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए इंट्राडे के पर्सपेक्टिव के साथ यहाँ पे ट्रेड किया जा सकता है।
आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं बीएससी में। लेवल्स जो बताया आपको लक्ष्मीकांत जी ने, आप उसका ध्यान रखिए। फार्मा शेयरों की अगर हम बात करें तो आज आप देखेंगे कि सेलेक्टिव मोमेंटम अच्छा है। एल्केम के नतीजे अच्छे आए थे और उसके हमने देखा था कि भारत के कारोबार में या फिर विदेश के कारोबार में ग्रोथ अच्छी थी और एल्केम कल भी चला। आज निफ्टी फार्मा आप देखेंगे करीब करीब ये 0.25% ऊपर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। तो फार्मा का भी ये थोड़ा सेलेक्टिव लेकिन सपोर्ट है। हेल्थ केयर, हॉस्पिटल, फार्मा, इसके अलावा आप देख रहे हैं कि ये जो डायग्नोस्टिक वाली कंपनीज हैं वहां पर भी आपको मजबूती देखने को मिलेगी। और इसके अलावा मार्केट प्लेटफॉर्म रिलेटेड जो शेयर्स हैं बीएससी के अलावा हम देख रहे हैं कि एंजल वन के शेयर में भी आज बढ़िया तेजी के साथ कारोबार होता हुआ आपको दिखाई देगा। डिफेंस में एक बार बीएल के शेयर पर राय लेंगे, क्योंकि बीएल हमने देखा था कि 400 रुपए के ऊपर ये गया, वहां से प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ, लेकिन पिछले 3-4 सत्र की गिरावट के बाद आज इस पर ब्रेक लगती हुई दिख रही है। करीब 1.5% ऊपर ये शेयर है, क्योंकि बाकी डिफेंस शेयर भी आपको चलते हुए दिखाई देंगे। शरण जी, बीएल पर राय दीजिए और डिफेंस में इसके अलावा भी कोई शेयर अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप वो भी बताइए। ठीक जी, आज ही मैंने शॉर्ट की राय दी थी बीएल पे। जिस हिसाब से चार्ट बन रहा है ना, एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन रहा है। आप अगर देखो 1-2 दिन के अपसाइड के बाद स्टॉक में वापस सेलिंग आ जाता है, फिर 1 दिन चलता है, फिर 2 दिन सेलिंग आता है, और जिस हिसाब से चलता है गरी गरी अपने ना सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है स्टॉक। तो इसका मीनिंग है स्टॉक काफ़ी वीक है टेक्निकली। और एक बार अगर आप इनके लो मेरे हिसाब से 375 के नीचे अगर स्टार्ट करें ट्रेड करना, बीईएल की मैं बात कर रहा हूँ, बीडीएल की नहीं, अगर 375 के नीचे बीईएल ट्रेड करने को स्टार्ट करें तो एक आप अच्छा खासा ब्रेकडाउन देख सकते हो 370 और 350 के लेवल्स के लिए। अगर आप बीडीएल के चार्ट की बात करें तो वो भी एक 200 डे ईएमए के आसपास से अच्छा खासा रिवर्सल दिया है। उनका चार्ट वेरी सिमिलर टू एचएएल है, दोनों अपने 200 डे ईएमए को रीटेस्ट कर रहे हैं। तो मगर जिन्होंने भी पोजीशन ली है डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल दे। फॉर बीडीएल 1450 एक डेली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होना ही चाहिए सिस्टम में। जिस हिसाब से डाउन साइड है, मुझे नहीं लग रहा है ज़्यादा अपसाइड आपको, जैसे मैंने सुबह भी बोला था, थोड़ा अगर जिसका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है 3 से 5 साल, वो एसआईपी में डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए थोड़े वीक लग रहे हैं मुझे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा वीक लग रहा है शेयर, आप थोड़ा संभल के ट्रेड करें। भारत डायनेमिक्स वैसे आप देख रहे हैं 3.5% ऊपर है, 1537 रुपए के भाव हैं, 1540 वाले लेवल पर आप नजर रखिए इसमें। ठीक है, अच्छा एक और शेयर इस पर लक्ष्मीकांत जी आपसे व्यू चाहिए। हीरो मोटो में हम देख रहे हैं कि अब ना वो एक्साइटमेंट बढ़ रही है कि जितना गिरे उससे बढ़िया रिकवरी करके वो दिखाए। हीरो मोटो में एग्जैक्टली वही होते हुए देख रहे हैं। सामने हम ये भी देख रहे हैं कि त्योहारों का पूरा सीजन है, फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो भी गई है और ये जो विदेशों में जो एक्सपेंड कर रहा है हीरो मोटो, जो प्रीमियमाइजेशन पर जो फोकस है, बाजार उसको रिवॉर्ड भी कर रहा है। ये तो फंडामेंटल्स हो गए। चार्ट जरा आप चेक करके बताइए, क्योंकि आई थिंक कि इस साल के यानी कि 2025 के हाईस पर ये शेयर होना चाहिए। हीरो मोटो आपको लगता है कि ये जो ब्रेकआउट शेयर में आया है ये सस्टेन करेगा, इसको और ऊपर ले जाएगा? अगर हाँ तो टारगेट्स क्या होंगे आपके? अभिषेक जी, जो आपने बताया है फंडामेंटल फैक्टर्स के बारे में, और अगर मैं उसको अलाइन करता हूँ टेक्निकल फैक्टर से, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक स्ट्रांग मूव आता हुआ नजर आ रहा है हीरो मोटो को में। और पिछले हफ्ते यहाँ पर हमें वीकली चार्ट्स पर कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट मिला था, और वो जो ब्रेकआउट आया था अपने बुलिश क्रॉसओवर के ऊपर आया था, विद द फॉर्मेशन ऑफ बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ आया था। तो ये जो ट्रेंड है वो अपसाइड ही दिखाई दे रहा है हीरो मोटो को में। यहाँ से मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक है 5200 तक के लेवल्स को रिटेस्ट कर सकता है। वहीं पर जो सपोर्ट है वो अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है 4420 का। तो मुझे लगता है कि जब तक इसके ऊपर रहेगा तो एक मीडियम टर्म जो व्यू बनता आ रहा है वो काफी पॉजिटिव बनता आ रहा है, और यहाँ से स्टॉक अपने 5200 जो इसका प्रीवियस स्विंग आया है वहां तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो चलिए ये एक टेक इस वक्त हमें मिलता हुआ, लेकिन इस बीच अपोलो हॉस्पिटल के चार्ट्स पर एक नज़र होनी चाहिए। अपोलो हॉस्पिटल एज वन ऑफ द खिलाड़ी ऑफ द डे स्टॉक हमने इसे ऐड किया, और इसके पीछे की वजह नतीजे, नंबर्स अच्छे आते हुए दिखे, और नंबर्स के साथ साथ डिटेल्स भी आती हैं, प्रेजेंटेशंस भी आते हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री और साथ साथ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आते हैं। ये सारी चीज़ों को कोलेक्ट कर हम कोशिश करते हैं आपको एक ओवरऑल व्यू देने की, और अपोलो हॉस्पिटल की आज की तेज़ी के पीछे की सारी वजह हमें अभिषेक बता रहे हैं। अभिषेक बताइए।
मानसी अपोलो हॉस्पिटल देखिए, इसकी मुख्यतः 3 वर्टिकल हैं। हॉस्पिटल है, डिजिटल फार्मेसी है और रिटेल हेल्थ केयर है। और हम देखें कि तीनों में बढ़िया दमदार मजबूत ग्रोथ आई है और इसके चलते हमने मुनाफे में 42% का उछाल देखा है अपोलो हॉस्पिटल के। इसके अलावा अगर हम बात करें आय की, अगर आपको जानकारी दें तो 15% की बढ़त है, 5,842 करोड़ रुपए की आय आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो ये एक और बढ़िया चीज़ कंपनी के लिए हुई है। और जो कंपनी के CFO हैं उनका ये कहना है कि जो डिजिटल फार्मेसी जो कारोबार है इनका अपोलो 24/7 Q4 FY26 तक इसके ब्रेक इवन होने की उम्मीद है। तो एक और ट्रिगर अपोलो हॉस्पिटल के शेयर में आज हम देख रहे हैं कि एज ए ट्रिगर काम कर रहा है। लगातार कंपनी एक्सपेंड कर रही है। हॉस्पिटल जो कारोबार है उसमें बेड्स की संख्या अगर अभी देखें तो करीब 8,000 ऑपरेशनल बेड्स हैं इनके, और इस साल 1,500 से ज्यादा बेड एडिशन करने की कंपनी की योजना है। अगले 5 साल की बात करें तो 4300 नए हॉस्पिटल बेड जोड़ने की योजना है अपोलो हॉस्पिटल की। और जो एक सेगमेंट अपोलो हेल्थटेक इन्होंने जो अलग किया था, डिमर्ज करने का फैसला किया था, कंपनी ने जानकारी दी है कि अगले 12 से 18 महीने में लिस्टिंग हो जाएगी इस कारोबार की। तो ये भी कह सकते हैं कि कंपनी के लिए ट्रिगर है। तो मल्टीपल ट्रिगर्स, नतीजे दमदार, और हम देख रहे हैं कि शेयर ये 6% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर है। और आज हमने ओपनिंग के हीरो के तौर पर भी शेयर को बताया था। एब्सोल्युटली ओपनिंग का खिलाड़ी है ही ये स्टॉक। 6% की तेजी एज वी स्पीक इस स्टॉक में बढ़िया मजबूती और मजबूती की दौड़ लगाता हुआ हॉस्पिटल स्पेस और हेल्थ केयर सेक्टर पर लगातार फोकस रहेगा ही, जिस पर हम नजर रखेंगे। लेकिन इस बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। 10 के बाजार की शुरुआत इस ब्रेक के बाद करेंगे।